नमस्कार। मैं सत्यम शर्मा और कोचिंग इंस्टीट्यूट से आज आपकी साइंस की क्लास लूँगा। और आज आपका साइंस में जो टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उससे बनने वाले सारे के सारे कंपाउंड। तो आज हम बात करेंगे कि इस टॉपिक के अंदर कितने सब टॉपिक्स हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। पहले अपन जो बात करेंगे वो देखेंगे, सबसे पहले अपन बॉन्डिंग, यानी कि बॉन्डिंग ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कार्बन कंपाउंड के ऊपर, यानी कि जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं वो कौन कौन से अपने बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास में 3 टाइप्स के बॉन्ड रहते हैं। एक तो ये रहता है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयनिक बॉन्ड, और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरा रहता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। तो आज अपन ये सीखेंगे जो कार्बन कंपाउंड्स हैं वो किस टाइप का बॉन्ड बनाते हैं। फिर सेकंड नंबर पे अपन देख सीखेंगे इसमें कि जो एलोट्रोपी है वो क्या होती है, यानी कि कार्बन और कार्बन से बनने वाले एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं वो अपन सीखेंगे। फिर उसके बाद में जो वर्सटाइल जो नेचर होती है कार्बन की, कार्बन की जो वर्सेटाइल नेचर है, यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की कुछ, जिससे वो इतने सेल्फ कॉम्बिनेशन करके या टेट्रावैलेंस जो उसकी प्रॉपर्टी होती हैं, इन सब के बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि कार्बन कार्बन मिलकर इतनी लंबी चेन बना लेता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, फिर उसके बाद अपन बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड की, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है ना। चलिए फिर उसके बाद अपन बात करेंगे होमोलोगस सीरीज की। तो व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, यानी कि होमोलोगस सीरीज क्या होती है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। फिर उसके बाद बात करेंगे इसमें हम जो हमारी नोमेनक्लेचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड की। नोमेनक्लेचर होता है किसी भी चीज़ का नाम रखना, यानी कि हमारे पास में इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो उनके जो नाम होते हैं वो नाम हम किस तरीके से किस मेथड पे रखते हैं, तो वो हमारा हो जाएगा नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। नेक्स्ट उसके बाद में हमारे पास में होता है आइसोमेरिज्म, कि व्हाट इज आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म कैसे बनते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी रहती हैं, तो उन सब के बारे में भी अभी हम इसी क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में आता है हमारे पास में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी कि जो इस टॉपिक के अंदर जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो रही हैं, जैसे सल्फोनिफिकेशन है, स्ट्रीफिकेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एडिशन है, ऑक्सीडेशन है, इन सारी की सारी रिएक्शंस के बारे में भी अपन अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। उसके बाद नेक्स्ट सम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन कंपाउंड्स की हमारी डेली लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है, वो इम्पोर्टेंस के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा होता है मिसाइल्स, मिसाइल्स यानी कि इससे बनने वाले जो मिसाइल्स हैं, यानी कि जो सोप हैं, डिटर्जेंट हैं, वो सब अपन इसमें डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहले आपको पूरा का पूरा इसका जो टॉपिक, इसमें जो सब टॉपिक्स होते हैं उनको पढ़ रहे हैं ना, क्या क्या पढ़ेंगे, तो वो मैंने अभी सारा बता दिया है। अब चलिए डिस्कस करते हैं एक एक करके सारे के सारे पॉइंट्स पर। चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारे पास में आया था कार्बन। सबसे पहले अपने पास में कार्बन ही था, तो कार्बन के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज कार्बन, कहाँ से मिलता है, कहाँ से आया, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। तो चलिए अभी देखते हैं अपन। तो फर्स्ट नंबर पे आया कि अर्थ क्रस्ट हैज़ ओनली 0.2% कार्बन, यानी कि हमारी जो अर्थ क्रस्ट है उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ 0.02% ही केवल कार्बन है, ठीक है ना। उसके बाद में कुछ कार्बोनेट्स की फॉर्म में है, कुछ वाई कार्बोनेट्स की फॉर्म में है, कुछ कोल की फॉर्म में है, और कुछ क्या है, पेट्रोलियम की फॉर्म में है। तो ये जो कार्बन है वो हमारे अर्थ क्रस्ट पर 0.02% है, और इन सभी फॉर्म में अपन को मिलता है। उसके बाद में अर्थ एटमॉस्फेयर है 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अर्थ की तो बात हो गई, अब बात करेंगे एटमॉस्फेयर की। तो एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक कंपाउंड हमारा या फिर एक एलिमेंट हमारा कार्बन का भी है। चलिए अब आगे देखते हैं। तो द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन्स इज 6, यानी कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, यानी कि हमारी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कार्बन 6 नंबर पे आता है, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है।
इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4, यानी कि इसका जो जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो हमारा आएगा 2,4, यानी कि फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद सेकंड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद इट्स रिक्वायर 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि इसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है, यानी कि अगर ये 4 किसी के साथ में शेयरिंग कर लेता है तो फिर ये स्टेबल पोजीशन में आ जाएगा, यानी कि इनर्ट गैस की पोजीशन में आ जाएगा, यानी गैस तो नहीं होता है लेकिन स्टेबल हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं इसमें। अब अपन बात करेंगे पहले इसकी वर्सेटाइल नेचर के बारे में कि कार्बन की क्या वर्सेटाइल नेचर होती है। तो देखिए ये मैं कुछ गड़बड़ हो गया है, हाँ ये ठीक है। अब अपन बात करेंगे इसकी वर्सेटाइल नेचर के बारे में, ठीक है ना। तो इसकी जो वर्सेटाइल नेचर है वो क्या है, तो देखिए जरा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन यानी द एग्जिस्टेंस of such a large number of organic compound is due to following nature of carbon: number 1 catenation, number 2 tetravalence, यानी कि कार्बन अपने साथ में बहुत सारे कार्बन्स को क्या कर लेता है, ऐड कर लेता है और एक बहुत लंबी चेन बनाता है, और बहुत लंबी चेन बनाता है। उसमें नंबर 1 पे हमारे पे आती है कैटिनेशन और नंबर 2 पे आता है हमारा टेट्रावैलेंस। अब कैटिनेशन क्या है, तो कैटिनेशन होता है हमारा सेल्फ लिंकिंग यानी कि कार्बन 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 बहुत सारे कार्बन्स को मिला करके एक लंबी चेन बना लेता है, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग या फिर कैटिनेशन। और दूसरे नंबर पे हमारा आता है टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंस का मतलब है 4 वैलेंसी वाला, यानी कि इसको पास में 4 वैलेंसी रहती है। चलिए आइए देखते हैं इसको और ब्रीफली डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करेंगे कैटिनेशन। तो कैटिनेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग। कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है सेल्फ लिंकिंग की, यानी कार्बन कार्बन अपने साथ में बहुत सारे है ना कार्बन्स को ऐड कर लेता है और बाद में बनाता है कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन कार्बन आपस में कनेक्ट होकर कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इस कोवैलेंट बॉन्ड में स्टेट भी बनाते हैं अपना साइज को, ब्रांच भी बनाते हैं अपनी और रिंग भी बनाते हैं। यानी कि ये जब कॉम्बिनेशन करेंगे सेल्फ लिंकिंग करेंगे, स्ट्रेट लाइन भी बना सकते हैं, ब्रांच भी बना सकते हैं और ये जो हमारी रिंग है वो भी बनाते हैं। तो चलिए पहले का बात करते हैं स्ट्रेट लाइन की, यानी कि कार्बन 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 खुद से जब किसी को जोड़ेगा एक साथ में तो ये कितना बनाएगा, इस तरीके से ये अपनी स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और भी बड़े ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन ले सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, यानी इतने सारे कार्बन्स ले लेंगे अपन है ना 6। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये है हमारी स्ट्रेट चेन, यानी कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में क्या हो रहे हैं, कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में लिंक हो रहे हैं, यानी कि स्ट्रेट लाइन लिंकेज। उसके बाद में अब अपन बात करते हैं इसमें, ये मैं क्लीन कर दे रहा हूँ। अब बोलते हैं ब्रांच, यानी कि ब्रांच का मतलब ये है कि कार्बन 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 इधर है और यहाँ भी इस कार्बन ने क्या बना ली, ब्रांच बना ली, यानी कि ये जो इसका लिंकेज है वो कैसे ब्रांच की फॉर्म में है, यानी कि यहाँ इसने अपनी ब्रांच भी बना ली। और देखते हैं ये हमारा 1 है, नंबर 2 भी देखते हैं यहाँ। तो देखिए कार्बन 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 और यहाँ इन्होंने क्या कर ली, अपनी लिंक कर ली, यानी कि ब्रांच बना ली, इस तरीके से इन्होंने ब्रांच बना ली, यानी कि ये कार्बन का जो कॉम्बिनेशन है वो ब्रांच की फॉर्म में है। ये देखिए ये दोनों। अब आगे चलते हैं रिंग। रिंग कैसे बनाएगा, तो रिंग कार्बन बनाता है इस तरीके से, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये भी एक इसकी क्या बन गई, रिंग बन गई। नंबर 2 यानी कि रिंग के फॉर्म में बनाएंगे इसको, कार्बन 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 और ये कार्बन, यानी इन सारे के सारे कार्बन्स ने अपनी क्या बना ली, ये इन सारे के सारे कार्बन्स ने अपनी एक रिंग बना ली है। जैसे ही अपन और आगे देखते हैं, कार्बन 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 कार्बन, इस तरीके से ये अपनी क्या बना लेते हैं, लिंक बना लेते हैं। ये देखिए ये भी हमारी ब्रांच है, यानी कि ये जो कार्बन अटैच्ड हैं ये ब्रांच की फॉर्म में अटैच्ड हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं।
आई होप आपको ये सेशन अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं इसकी टेट्रा वैलेंस के बारे में। टेट्रा वैलेंस के बारे में बात करते हैं, यानी टेट्रा वैलेंस नेचर क्या होती है। तो टेट्रा का मतलब होता है 4। आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो और आपने सुना भी होगा टेट्रा का केमिस्ट्री में होता है 4। और वैलेंट का मतलब खाली जगह, जिसके पास 4 वैलेंसी हो वो हमारा होता है टेट्रा वैलेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जो कार्बन की जो वैलेंसी है वो कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है, ठीक है ना। और कार्बन की जो 4 वैलेंसी होती है उसकी वजह से जो कार्बन है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बना लेता है, ठीक है ना। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कार्बन होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड से भी अटैच हो जाता है, कार्बन कार्बन डबल कोवलेंट बॉन्ड से भी अटैच हो जाता है, और कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से भी अटैच हो जाता है। चलिए बोर्ड पे देखते हैं। तो पहले नंबर पे कार्बन है, ये हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा 2,4, यानी कि कार्बन को 4 बैलेंस यानी 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है, और 4 इलेक्ट्रॉन की नीड है। तो चलिए देखते हैं ये किससे पूरी करेगा। तो एक मेरे पास में अभी कंपाउंड है जिसका नाम है CH4, यानी कि CH4 यानी ये कार्बन और ये अपने साथ में 4 हाइड्रोजन को क्या किए, अटैच किए हुए। ये देखिए ऐसे ये इसका स्ट्रक्चर बन गया CH4 का। और ये लिंक कैसे हुआ होगा, आइए अब उसको देखते हैं कैसे लिंक हुआ होगा। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ, है ना। ये देखिए मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब देखिए फटाफट से कैसे बना होगा। तो ये हमारे पास में कार्बन है और कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4। ये कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इसके पास में 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गए, है ना। एक 1 2 3 4 ये इसका हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। ये 4 कार्बन के इलेक्ट्रॉन है और ये 1 हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ में अपना डुप्लेट पूरा कर लेगा, यानी कि अपनी जो ऑर्बिट है उसको पूरा कर लेगा। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, फर्स्ट सेल हमारी 2 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट हो जाती है, सेकंड सेल हमारी 8 इलेक्ट्रॉन पे कंप्लीट हो जाती है, थर्ड सेल 8 18 18 32 32, इस तरीके से आगे प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो देखिए कार्बन फर्स्ट सेल में आता है तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन मिलते ही ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन भी अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। अब बात आएगी किसकी, कार्बन की। तो जब कार्बन ने एक एक इलेक्ट्रॉन इनको दिया है तो कार्बन भी इन सबको से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। ये देखिए ये, तो जब कार्बन ने ये शेयर कर लिया तो कार्बन ने इसके साथ सिंगल बॉन्ड बनाया, 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 यानी कि कार्बन ने सभी हाइड्रोजन के साथ में सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया, और यहाँ कार्बन और ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए अब बात करते हैं और इसी में डबल बॉन्ड कब बनाएगा। तो डबल बॉन्ड बनाएगा हमारा C2H4। ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और ये कार्बन कार्बन किस तरीके से बॉन्ड बना रहा है। तो इसमें देखिए 2 कार्बन है, ये देखिए 1 और 2 कार्बन है, और इसमें हाइड्रोजन है 4 हाइड्रोजन है। तो ये 1 2 3 4, यानी कि मैं अगर इसको हटा भी दूं तो भी कोई बात नहीं है। ये देखिए ये मैं इसको यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अभी मैं इसके साथ में 4 हाइड्रोजन बनाता हूँ, यानी 1 2 3 4। अब देखिए कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट ऑर्बिट में, आप बोलोगे 4। तो देखिए जरा 1 2 3 4, इस वाले कार्बन पे भी 4 1 2 3 4। सॉरी ये मैंने इधर पास ज़्यादा लिख दिया इसको, ये मैं यहाँ से इसको इधर लिख दे रहा हूँ। अब ये भी हमारा क्या है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, और ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। तो ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ अपना डुप्लेट बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अपना डुप्लेट बना लेगा, ये वाला हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ डुप्लेट बना लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ डुप्लेट बना लेगा। अब बात आएगी
किसकी? कार्बन की। तो कार्बन की जब बात आएगी तो ये देखिए अभी ये दोनों कार्बन एक दूसरे के साथ में भी क्या बनाएंगे? डबल बॉन्ड बना लेंगे। और जब इस वाले कार्बन की बात आएगी तो ये इन सभी से एक 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 इलेक्ट्रॉन अपना क्या ले लेगा? वापस मांग लेगा, और यानी कि शेयरिंग कर लेगा। तो इस वाले कार्बन ने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस वाले कार्बन ने अपना क्या कर लिया? ऑक्टेट पूरा कर लिया। क्यों? क्योंकि कार्बन की जो सेल है वो सेकंड सेल में कंप्लीट होता है, और जो सेकंड सेल है वो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम। तो इसके पास 8 हो गए, ये स्टेबल हो गया। और ये वाला कार्बन है तो ये वाला कार्बन इसके साथ अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की शेयरिंग होगी। इससे मैं कह सकता हूं कि कार्बन कार्बन के साथ में कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कार्बन कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड बना रहा है, यानी कि डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं अपना। वो नेक्स्ट एग्जांपल है मेरा इसमें C3H4। C3H4 ओके। तो C3H4 किस तरीके से है? तो देखिए 1 2 3, यानी कि मेरे पास में 3 कार्बन है और 4 क्या है? हाइड्रोजन। तो 4 हाइड्रोजन है। तो देखिए मुझे एक यहाँ क्या करना पड़ेगा? एक हाइड्रोजन मैं इधर लगाऊंगा, और 1 हाइड्रोजन मैं इधर लगाऊंगा, और 1 हाइड्रोजन मैं इधर, और यहाँ मैं क्या लगा दूंगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड बनाऊंगा तो यहाँ तो मुझे लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। क्यों? क्योंकि एक कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो 1 2 3 4 यहाँ बैलेंस हो गया, एक हाइड्रोजन में इधर लगा दूंगा। अब देखते हैं कि कार्बन बैलेंस है या नहीं है। तो देखिए कार्बन, इस वाले कार्बन ने इधर 1 2 3, ये देखिए 1 2, यानी एक कार्बन में कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 1 2 3, और एक कार्बन का बॉन्ड ये रहा इलेक्ट्रॉन, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो हाइड्रोजन के साथ में सिंगल बॉन्ड, और इस वाले कार्बन के साथ, यानी इस कार्बन के पास में हमारे बैलेंस 4 हो गए। देखिए 1 2 3 और ये 4। इस वाले कार्बन के पास में भी 4 हो गए, 1 2 3 और ये 4। इस वाले कार्बन के पास में भी कितने हो गए? 3 हुए इसके पास में। इसके पास में 3 हुए। अब हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए? तो ये मुझे लगता है गड़बड़ कर दिया कुछ ना कुछ क्या कर दिया। अच्छा 4 हैं, 4 हाइड्रोजन है। ये देखिए एक हाइड्रोजन और बचा ना, 1 2 3 4 हाइड्रोजन है, कोई गड़बड़ एकदम सही बना हुआ है। तो देखिए इस वाले कार्बन के भी कितने हो गए? 4 कंप्लीट है। देखो 1 2 3 4, तो ये इन 4 के साथ में शेयरिंग करेगा। तो देखो कैसे, ये देखो ये हाइड्रोजन का, तो ये हाइड्रोजन ने कंप्लीट कर लिया, ये हाइड्रोजन ने इसने कंप्लीट कर लिया, ये हाइड्रोजन इसने कंप्लीट कर लिया। और अब बात आई इस कार्बन की, तो ये कार्बन इन सब से एक एक लेकर के अपना क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। इस वाले कार्बन का भी होगा, तो इसने 4 दिए हैं तो 4 वापस ले भी लेगा। ऐसे इधर देखो 1 2 3 और ये 4। आई होप यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बना है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना है। मुझे आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रिपल। अब चलिए देखते हैं जरा कैसे कैसे इसमें बना हुआ है। चलिए तो देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड। तो कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? अभी मैं आपको नॉर्मली बता रहा था, अब अच्छे तरीके से सारे डिस्कस बाय डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं क्या है। तो कोवलेंट बॉन्ड हमारा क्या है? तो कोवलेंट बनता है हमारा म्यूचुअल शेयरिंग बाय ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जब कोई भी 2 एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे, और जब म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे तो हमारा बॉन्ड बनेगा कोवलेंट बॉन्ड। म्यूचुअलिंग शेयर, ये देखिए म्यूचुअलिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन of the 2 atoms in a molecules is known as a covalent bond। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कि कोवलेंट कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर इज आ 3 टाइप्स, यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेंगे? तो सिंगल कोवलेंट बनेंगे आ सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड, यानी कि जब कोई भी एटम केवल और केवल सिंगल एटम्स का अपने साथ में शेयरिंग करेगा तो उसको बोलेंगे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। चलिए इसके एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखिए जरा इसके सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के। तो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड के एग्जांपल हैं Cl2 F2 H2, यानी कि Cl2, यानी कि यहाँ 2 क्लोरीन है तो मैंने 2 क्लोरीन लिख ली, क्लोरीन 1 और क्लोरीन 2।
क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप सब जानते हो, 17 नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो होता है 287, यानी कि इसकी लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो होते हैं 7। चलिए 7 बना देंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि इस क्लोरीन ने इसके साथ में अपना बॉन्ड बना लिया। ये देखिए ऑक्टेव पूरा कर लिया, तो क्लोरीन के बाद 8 हो गए, और इस वाले क्लोरीन ने इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ अपना ऑक्टेव पूरा कर लिया। और बीच में जो शेयरिंग हुई वो कितने की हुई, ओनली और ओनली 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, तो ये हमारा हो जाएगा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसी में H2 यानी कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का कितना एटॉमिक नंबर होता है 1, कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगा, यानी कि ये हाइड्रोजन 1 और ये हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन हमारे 2 हैं, तो इस वाले हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है और इस वाले हाइड्रोजन के पास भी 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर लेगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा, और ये वाला हाइड्रोजन इस वाले हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर लेगा और अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ पर जो हमारी शेयरिंग हुई वो केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन की हुई, इसलिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब रह गया F2 यानी कि फ्लोरीन, और फ्लोरीन हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 9th नंबर पे आता है। तो देखिए जरा F9, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,7, और 2,7 यानी कि यहाँ फ्लोरीन हमारे कितने हैं 2, 1 फ्लोरीन और ये 2 फ्लोरीन। इसकी लास्ट ऑर्बिट में 7 है, तो 7 बना दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये वाली फ्लोरीन इस वाले इलेक्ट्रॉन को अपने पास में ले लिए, इस एक इलेक्ट्रॉन को अपने साथ में शेयर करके ये अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसका ऑक्टेव कंप्लीट, और ये वाली फ्लोरीन इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में अपना डुप्लेट कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगी, तो ये भी स्टेबल हो जाएगी। तो इन दोनों ने अपने बीच में सिर्फ और सिर्फ कितना सिंगल बॉन्ड बनाया, यानी केवल और केवल सिंगल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली। तो यहाँ भी हमारा हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। अब बात करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की। तो व्हाट इज डबल कोवेलेंट बॉन्ड? तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में मैंने आपको पहले ही बताया है कि 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड, यानी कि जब कोई भी एटम्स अपने 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा तो वहां पर बनेगा हमारा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन कैसे शेयर करेगा, वो जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें ये इसके एग्जाम्पल हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है उनको शेयर करके आपस में बॉन्ड बनाए हैं। देखिए जरा कैसे। तो देखिए मैं अभी यहाँ से एक एग्जाम्पल लिया मैंने, O2 यानी O2 ऑक्सीजन हमारी पीरियोडिक टेबल में 8th नंबर पे आता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2,6, यानी इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6 हो गया। अब हमारे पास में 2 ऑक्सीजन है, यानी 1 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन 2। ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6th, यानी कि ये 6th है, तो ये 1 2 3 4 5 6th, इसमें 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन दोनों के पास 6 क्या है इलेक्ट्रॉन है। अब इनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की नीड है, तो वो ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर लेगा, ये देखिए। और ये वाला ऑक्सीजन इस वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में शेयरिंग कर लेगा। तो इन दोनों ऑक्सीजनों ने केवल और केवल कितने अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, और जब कोई भी मैंने बोला एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा तो वहां हमारा बनेगा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए अब थोड़ा इसका नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल है CO2। इस CO2 कंपाउंड में हमारे पास में 2 एलिमेंट हैं। नंबर 1 कौन सा, कार्बन जो हमारा पीरियोडिक टेबल में 6th नंबर पे आता है, ये हो जाएगा 2,4। ऑक्सीजन 8th नंबर पे आता है। जब मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा
तो वो हमारा हो जाएगा 2,6। यानी कि मेरे पास में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। ये देखिए 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। कार्बन की लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि 1 2 3 4। ऑक्सीजन की लास्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6। इस वाले ऑक्सीजन की भी 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। जब ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ मिला लेगा, यानी कि शेयरिंग कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला ऑक्सीजन भी इस कार्बन के इन 2 इलेक्ट्रॉनों को अपने साथ मिला लेगा, यानी शेयरिंग कर लेगा, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। अब बारी आती है किसकी? कार्बन की। तो कार्बन भी इन 2 ऑक्सीजनों के साथ में शेयरिंग करेगा और अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ कार्बन ने भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इनके बीच में कौन कौन से बॉन्ड बने हुए हैं? इनके बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई है। और जब कभी भी किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर या किसी भी कंपाउंड के अंदर या किसी भी एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही होगी, तो वहाँ हमारा बनेगा डबल कोवलेंट बॉन्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड क्या है? 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर शेयर्ड। 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आर शेयर्ड। जब कोई भी मॉलिक्यूल्स अपने 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेगा, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, तो उसके बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा। चलिए देखते हैं। ये है हमारे पास में N2 नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के पास में क्या है देखते हैं। तो नाइट्रोजन का हमारा पीरियोडिक टेबल में 7 नंबर पे आता है, और इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वो होगा हमारा 2,5। यानी कि नाइट्रोजन की लास्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए हमारे पास में 2 नाइट्रोजन है, यानी कि नाइट्रोजन 1 नाइट्रोजन 2। इसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये वाली नाइट्रोजन इस वाली नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग कर लेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये वाला नाइट्रोजन इस वाली नाइट्रोजन के साथ में क्या नाम है इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, तो ये भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। यानी कि इन दोनों नाइट्रोजनों ने बीच में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की है, इसीलिए यहाँ हमारा ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये बिल्कुल आपको समझ में आए होंगे। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अगर इसी सेशन में आप जुड़े रहे तो आपका जो 10th क्लास तक का जो भी आपका इस टॉपिक में से आएगा कार्बन एंड इसका बॉन्ड, एक एक नंबर का क्लियर हो जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे इसमें देखते हैं। अब वो आया है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि जो अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ेंगे उनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। जो अपन ने अभी कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए थे उनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। तो चलिए सबसे पहले, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके जो कंपाउंड्स होते हैं, उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही वीक होता है। तो ये हमारा हो गया वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है। और इसके बीच में अब आगे देखते हैं, मोस्ट ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कार्बन के ज़्यादातर कंपाउंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। यानी कि जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनके पास में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। और आपको ये बात पता है कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और वो इनके पास होते नहीं हैं, तो फिर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भी नहीं कर पाते हैं। चलिए आइए देखते हैं थोड़ा सा और आगे। अब आते हैं एलोट्रॉप्स।
एलोट्रॉप्स, व्हाट इज एलोट्रॉप्स, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और हर बार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में। चलिए एलोट्रॉप क्या होता है? तो एलोट्रॉप द फिनोमेना विच द एलिमेंट एग्जिस्ट टू और मोर डिफरेंट इज फिजिकल स्टेट, यानी कि जब कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड टू या टू से ज्यादा फिजिकल स्टेट में रह सकता है, जबकि उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी वो होंगी सिमिलर। जैसे मैं इस बात को ऐसे भी बोल सकता हूं कि कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी फिजिकल स्टेट तो हो अलग अलग, लेकिन उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो हो सेम। जैसे डायमंड, कार्बन, यानी कि उसकी फिजिकल यानी कि सारी की सारी अलग है प्रॉपर्टी, हार्ड होता है ना, और क्या नाम है, सबसे ज़्यादा जो नेचर में मिलने वाला सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है नेचुरली। उसके बाद में इसका जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग कर रही हैं, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम रहेंगी कार्बन की तरह, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेंगी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होंगी। ऐसे ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट भी कार्बन का एलोट्रॉप्स है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कार्बन की तरह ही, वो सॉरी केमिकल प्रॉपर्टी कार्बन की तरह ही है, लेकिन फिजिकल स्टेट में वो कार्बन से डिफरेंस है। चलिए देखते हैं ये सारी की सारी क्या है। तो एलोट्रॉपी क्या है? द फिनोमेना in which the element exists two or more different physical state with the similar chemical property is called allotropy। आई होप आपको ये मेरा सेशन अच्छा लग रहा होगा। आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कार्बन की। तो बताइए कार्बन के मेन कितने एलोट्रॉप्स होते हैं? तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल के आता है कि कार्बन हैज 3 मेन एलोट्रॉप्स, यानी कि कार्बन के 3 मैनो एलोट्रॉप्स होते हैं, मैन एलोट्रॉप्स। ठीक है, नंबर 1 पे डायमंड। डायमंड क्या है? तो डायमंड एक कार्बन का एलोट्रॉप्स है और इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो मैंने ये सारी की सारी यहाँ लिख दी हैं। और ये पहचानेंगे, एक ट्रांसपेरेंट सबस्टेंस होता है ये, ठीक है ना। और इसकी जो डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी होती है, 3.5 ग्राम सेल्सियस। उसका हैज़ अ वेरी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी कि डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा हाई होता है, यानी कि इसमें जो लाइट को बहुत देर तक अपने आप में रोक के रखता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा कैसा होता है, चमकीला। यानी कि जब इसके ऊपर लाइट स्ट्राइक करेगी तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, लाइट उसके धीरे धीरे ट्रेवल करेगी तो बहुत ज़्यादा शाइनी दिखाई देगा हमको। उसके बाद में इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यानी कि इसके अंदर हीट फ्लो हो जाती है, बट इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं कर पाता है डायमंड। उसके बाद इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत ज़्यादा हाई होता है, 3500 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। सोचिए अपना 50 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री सेल्सियस पर अपन एकदम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, जबकि डायमंड 3500 डिग्री सेल्सियस पर है ना मेल्ट होता है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन डायमंड, यानी कि डायमंड के ऊपर एसिड और बेस का कोई भी इफेक्ट नहीं होता। डायमंड डजंट नॉट डिजॉल्व एनी सबस्टेंस, यानी कि जो डायमंड है वो किसी भी सॉल्वेंट में क्या नहीं होता, डिजॉल्व नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है ये। आगे देखिए ये डायमंड का क्या है स्ट्रक्चर बना हुआ है। आई होप आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन आपने पढ़ा होगा किताबों में। तो ये डायमंड का क्या है स्ट्रक्चर है। आगे देखते हैं इसी में। अब देखते हैं यूज ऑफ डायमंड, यानी कि डायमंड के क्या क्या यूज होते हैं। ठीक है ना, अपन ने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो पढ़ी ली थी डायमंड की, अब इसके यूज। तो डायमंड इज यूज्ड इन ऑर्नामेंट्स एंड डेकोरेशन, यानी कि जो डायमंड है उसका यूज डेकोरेशन में ऑर्नामेंट में भी किया जाता है। डायमंड इज यूज्ड फॉर गिलास कटिंग एंड रॉक्स ड्रिलिंग इन मशीन्स, यानी कि डायमंड का यूज गिलास को काटने के लिए, रॉक्स को ड्रिल करने के लिए। सोचिए बड़ी बड़ी मशीनों में इसका यूज किया जाता है पत्थरों को काटने के लिए, यानी कि ये स्टोन पत्थर से भी कैसा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, इससे चट्टाने कट जाती हैं। डायमंड इज यूज्ड इन मेकिंग आई सर्जरी,
यानी कि डायमंड के थ्रू हम आई सर्जरी भी करते हैं, क्यों? जिनकी आँख पे मोतिया बिंद वगैरह हो जाता है ना, तो उसको लेयर को हटाने के लिए डायमंड से ही कटिंग की जाती है उसकी। डायमंड डस्ट इज यूज्ड फॉर पॉलिशिंग ऑफ अदर डायमंड्स, यानी कि डायमंड की जो डस्ट होती है उससे हम अदर डायमंड्स की भी क्या कर लेते हैं, पॉलिश करते हैं। ठीक है ना। तो बहुत सारे हो गए हमारे सैटेलाइट्स वगैरह होते हैं, उनको प्रिवेंट करने के लिए भी अपन क्या करते हैं, जो सैटेलाइट की जो प्रिवेंट करने के लिए रेडिएंट को डायमंड का यूज़ करते हैं। तो देखिए बहुत सारे यूज़ हो गए डायमंड के। चलिए आगे देखते हैं। अब सेकंड नंबर पे हमारा दूसरा एलोट्रॉप्स आता है, और ये दूसरा एलोट्रॉप्स है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, बोर्ड के एग्जाम में। तो आप इसको देखिए ग्रेफाइट क्या है। तो देखिए जरा इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं ग्रेफाइट की। तो इनसाइड द ईच लेयर ऑफ ग्रेफाइट द फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कंटिन्यूसली, यानी कि ग्रेफाइट के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब ग्रेफाइट के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो आपको पता है कि जब किसी के भी पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कर सकता है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि ग्रेफाइट हमारा कैसा होगा, गुड कंडक्टर होगा हीट का, गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अभी आगे देखते हैं। तो ग्रेफाइट इज फाइंड इन द नेचर एज द फ्री स्टेट, यानी कि ग्रेफाइट हमारी नेचर में फ्री स्टेट में मिलता है। ब्लैक कलर का होता है, स्लिपरी होता है और ब्राइटल होता है। ब्लैक कलर का होता है, स्लिपरी होता है बहुत ज़्यादा, और कैसा होता है, ब्राइटल भी होता है। डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज 0.3 लिखा हुआ है, वैसे 0.5 भी दिया होता है कहीं कहीं किताबों में, है ना, ये ग्राम सेंटीमीटर। यानी कि इसके जो डेंसिटी है इसकी वो कहीं कहीं तो 2.3 है, कहीं कहीं 2.5 भी दी हुई है हमारी, है ना। चलिए आगे देखते हैं। ग्रेफाइट इज मोस्टली यूज्ड इन मेकिंग ऑल लीड्स, यानी ग्रेफाइट का यूज हम कहाँ करते हैं, लीड बनाने में करते हैं। जो पेंसिल की जो लीड होती है उसमें राइटिंग वगैरह जो पेंसिल्स होती हैं उनमें हम इसका यूज़ करते हैं। नॉर्मली जो पेंसिल यूज़ करते हैं उसमें ग्रेफाइट की लीड होती है। उसके बाद लाइक डायमंड ग्रेफाइट ऑल्सो डिजॉल्व एनी सबस्टेंस, डायमंड की तरह ही ग्रेफाइट भी किसी भी सॉल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होगा, और इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये मैंने लिख दिया, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी हीट बार बार बोल दे रहा हूँ मैं, यानी कि इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखते हैं इसमें। ये ग्रेफाइट हो गया। अब इसके ग्रेफाइट के यूज। तो ग्रेफाइट इज यूज्ड इन राइटिंग पेंसिल्स, राइटिंग पेंसिल्स मैं अभी बता के गया हूँ, उसकी पेंसिल की लीड बनाने में करते हैं। ग्रेफाइट इज यूज्ड मेकिंग लिब्रिकेंट एंड लाइट बल्ब, इसका यूज हम लिब्रिकेंट की तरह भी करते हैं, बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है। ग्रेफाइट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, जो हमारे कार्बन के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनको बनाने के लिए भी हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन आर्क लैंप, ठीक है ना, लाइट को बहुत ज़्यादा ब्राइटर बनाने के लिए भी और इफेक्टिव बनाने के लिए भी हम जो लाइट्स होती हैं उनमें इसका यूज़ करते हैं, लैंप में, ठीक है ना, ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट इज यूज इन पेंट एंड पॉलिश्ड गिव अ बेटर लुक। आई होप आपको ये ग्रेफाइट के भी यूज समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब आगे बात करेंगे फ्लोरीन्स की। फ्लोरीन्स क्या है, चलिए देखते हैं आगे इसमें। ये देखिए, ये हमारा फ्लोरीन्स है, और ये फ्लोरीन्स को हम लिखते, इसका पूरा नाम क्या होता है, इसका पूरा नाम है बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। बकमिनिस्टर फ्लोरेंस यानी कि ये 60 कार्बन्स को मिलाकर बनाया हुआ एक कार्बन का एलोट्रोप्स है। 60 कार्बन, C60। जब 60 कार्बन्स आपस में कंबाइन करेंगे, और एक यहाँ जो फुटबॉल जैसा, ये आई होप आपको ये मेरे कैमरे में दिखाई दे रहा होगा, ये फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर होता है फ्लोरेंस का। पूरा नाम बकमिनिस्टर फ्लोरेंस। इट इज़ अ वेरी पॉपुलर स्टेबल फॉर्म ऑफ फ्लोरेंस, यानी कि फ्लोरेंस की सबसे पॉपुलर और स्टेबल स्टेट है ये, है ना, फॉर्म है ये। इट इज़ अ मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग फ्लोरेंस and it can found in the small quantity in the salt,
यानी कि ये बहुत कम क्वांटिटी में हमको देखने को मिलता है ना, बहुत नेचुरली अकरिंग है ये फ्लोरेंस का। इट कंसिस्ट ऑफ 60 कार्बन एटम अरेंज्ड इन अ 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल। यानी कि जो इसका स्ट्रक्चर है ये मिलके बना हुआ है पेंटागन से और 20 हेक्सागन से, ठीक है ना। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है और ये ग्रेफाइट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन तीनों एलोट्रॉप्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है हमारा ग्रेफाइट, क्योंकि ग्रेफाइट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलेंगे, फिर हमारे आ जाएंगे हाइड्रोकार्बन्स। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स? बहुत कॉमन क्वेश्चन है हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है ना। तो चलिए अपन बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स में। तो ऐसे कंपाउंड्स जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं उनको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, देयर इज अ टू टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, नंबर 2 अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अब सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, चलिए अभी अपन बात करेंगे। तो देख लेते हैं थोड़े इनके एग्जाम्पल, जैसे कंपाउंड्स ऑफ कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन। यानी ऐसे कंपाउंड्स जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने होते हैं उनको अपन बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। जैसे C2H6, C3H8, इन सब में क्या है, इन सब में हमारा हाइड्रोजन और कार्बन ही है। और देख लो C2H4, C3H6, ये सब किसके हैं, हाइड्रोकार्बन्स के ही एग्जाम्पल है। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, आई होप आपको ये पिक अच्छे से दिखाई दे रही होगी कैमरे मेरे में। देखिए जरा इसको, पिक को। अब देखिए ये हाइड्रोकार्बन है और हाइड्रोकार्बन हमारे हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बने होते हैं। देयर इज अ टू टाइप्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना, ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कभी कभी इसका तीसरा स्टेज एरोमेटिक के फॉर्म में भी दे देते हैं, जैसे बेंजीन है। तो बेंजीन भी हमारा हाइड्रोकार्बन्स का एक पार्ट है। मेनली आपको सिर्फ और सिर्फ ये दो पढ़ने हैं अभी, जो 10th क्लास वाले बच्चे हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, एल्केन्स, एल्केन्स। और अनसैचुरेटेड हमारे दो होते हैं, नंबर 1 एल्कीन्स और एल्काइंस। एल्कीन्स और एल्काइंस, इनके जनरल फॉर्मूला CnH2n+2, एल्केन का, एल्कीन का CnH2n और एल्काइन का CnH2n-2। अभी इसका ब्रीफली डिस्कशन करेंगे अभी आगे चल के, ये मैंने फिगर के थ्रू आपको समझा दिया है। चलिए थोड़ा सा और आगे देखते हैं। ये देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्केन्स, यानी कि सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन्स, ठीक है ना। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, इसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2। अभी मैं पुट करना सिखाऊंगा कि ये कैसे पुट करते हैं इसमें, है ना। द कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड ओनली सिंगल बॉन्ड्स। यहाँ पर जो कार्बन कनेक्ट होगा किसी भी अदर एटम के साथ में, वो केवल और केवल कितना होगा, सिंगल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। देखिए जरा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे पहले एग्जाम पे हमें मिला है मीथेन, मीथेन मिला हुआ है। तो मीथेन पे देखिए जरा क्या है, यानी कि यहाँ है हमारे पास में CH4, क्या ये इसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो वो देखते हैं जरा इसमें, चलिए तो इसको देख लेते हैं। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, मैंने आपको बताया, वो जनरल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, CnH2n+2। हियर n क्या है, तो n इजकल टू है हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। यानी कि इस कंपाउंड में कार्बन एटम कितने हैं, तो यहाँ मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा है 1, यानी कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ एक कार्बन एटम है। तो मैं यहाँ देख ले रहा हूँ, यानी कि n इजकल टू बेटा मेरा हो गया 1, और n इजकल टू 1 हो गया। मैं इस फॉर्मूले में पुट करूँगा तो C1H
2 × 1 + 2, यानी कि CH2 + 2, तो ये हमारा बन गया CH4। ये देखिए कितना आसान है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना। इनका नाम क्या है? तो देखिए मैं अभी आपको ये जो नोमेनक्लेचर कराऊंगा उसमें मैं पूरी की पूरी टेबल बना के लाया हूँ। किस तरह की? जैसे अगर हमारा कार्बन 1 है तो उसके लिए लिखते हैं अपन मैथ, कार्बन अगर हमारा 2 है तो इसके लिए लिखते हैं एथ, कार्बन अगर 3 है तो लिखते हैं प्रोप, कार्बन अगर 4 है तो उसके लिए लिखते हैं ब्यूट, कार्बन अगर 5 है तो उसके लिए लिखते हैं पेंट, और बाकी इसके आगे के भी मैं नेक्स्ट जो अभी स्लाइड चेंज करूंगा तो उसमें सारे के सारे दिए हुए हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ सिंगल कार्बन है ना, और इसके पीछे जो सफिक्स लगता है वो सफिक्स लगता है ANE, एन। तो एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए आया है मैथ, यानी कि मैथ, और सफिक्स जुड़ जाएगा एन, एन, इसका नाम हो गया मीथेन। ये देखिए मीथेन। इसी तरीके से आप और भी आगे इसको पहचान सकते हैं, जैसे ये हमारा दिया हो इथेन, यानी कि यहाँ हमारा C2H6, C2H6। तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? तो नंबर ऑफ कार्बन वो है हमारे N = 2। इस जनरल फॉर्मूला क्या होता है इसका? CnH2n + 2, और जैसे ही हम पुट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा C2H2 × 2 + 2, तो C2H4 + 2, तो C2H6। देखिए ये देखो वापस आ गया कि नहीं? इसका मतलब इसके बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। और जब सिंगल बॉन्ड होगा तो मैंने आपको बताया इसमें कार्बन कितने? 2, तो इसमें जब कार्बन 2 है तो इसका नाम हो जाएगा एथ, और सिंगल बॉन्ड से करने तो इसके पीछे सफिक्स आएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। ये देखिए इथेन। इसको कैसे स्ट्रक्चर इसका कैसे बनाएंगे C2H6 का स्ट्रक्चर? तो वो देखिए इसमें कार्बन है हमारे पास में 2 और हाइड्रोजन है हमारे पास में 3, तो 1 2 3 1 2 3। ये देखिए 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 5 6, यानी कि ये इसका क्या हो गया? स्ट्रक्चर हो गया। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये हमारा हो गया सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में एल्केन बनता है, इसका जनरल फॉर्मूला CnH2n होता है, ठीक है ना। और ये दो एग्जांपल मैंने आपको बताई दिए हैं, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, तो वो हमारा हो जाएगा एल्केन। अब आगे चलते हैं अनसैचुरेटेड में। ये देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मैंने आपको बताया इसके दो बनते हैं, ठीक है ना। दो कौन कौन से बनते हैं? नंबर 1 एक बनेगा एल्केन, एल्कीन सॉरी एल्कीन, एल्कीन। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? जनरल फॉर्मूला होगा इसका CnH2n, CnH2n। और एक दूसरा बनेगा वो बनेगा एल्काइन, एल्काइन। और इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? तो इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n-2। ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बनेगा ट्रिपल। ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं एग्जाम्पल भी ले ले रहा हूँ, वो देखिए जरा एग्जाम्पल में क्या है। तो एग्जाम्पल में नंबर 1 मैंने ले लिया यहाँ C2H4, C2H4, यानी कि ये देखिए 1 और ये 2 हमारे पास में कार्बन है, ये देखिए 1 2 और H कितने हैं? 4, तो ये हमारे क्या हो गए? 4H हो गए। ये देखिए तो यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड आए हैं? डबल बॉन्ड, यानी कि इसका नाम हमारा क्या हो जाएगा? तो देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए आता है एथ, और पीछे से हम इसके पीछे सफिक्स क्या लगा देंगे? वो लगा देंगे ईन। देखिए ईन, इसका नाम हो जाएगा इथीन। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथीन। अब बात करते हैं एल्काइन की। तो एल्काइन क्या होते हैं? तो मैंने बताया इसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? ट्रिपल होगा। तो देख लेते हैं जरा कैसे इस फॉर्मूले को फॉलो करेगी ये।
तो वो हो गया हमारा C3H4। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके देखना चाहो तो कर लो, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं यहाँ, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम है वो, तो वो है हमारे यहाँ 3। इसमें पुट करके देख ले रहे हैं, तो जगह C3H2 इंटू 3 माइनस 2, तो C3H6 माइनस 2, तो ये हो गया C3H4। देखिए C3H4 मैं इस फॉर्मूले को सेटिस्फाई कर गया और इसको सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब इसमें कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड आएगा ट्रिपल, और इसका नाम क्या होगा, तो इसका देखिए 3 कार्बन है तो 3 पे होता है प्रोप, और पीछे से लगेगा बाई एनी, प्रोपाइन, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन। आई होप आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूँ। ये देखिए ये है हमारा एल्काइन, इसका भी जनरल फॉर्मूला मैं उधर अभी साइड में आपको बता चुका हूँ, ये देखिए, ठीक है ना। और देखिए ये देखो 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ जो कार्बन एटम कनेक्ट होगा वो ट्रिपल बॉन्ड के साथ कनेक्ट होगा। इसका एग्जांपल मैं पीछे ही आपको दे चुका हूँ। चलिए सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। अब मैं थोड़ा सा आपको ये देखिए, अब मैं आपके सामने बहुत अच्छी चीज लेके आया हूं जिसका नाम है नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रियली बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इसमें से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये टेबल आपको दिखाई दे रही होगी और आपने बहुत पहले इसको पढ़ भी रखा होगा, मैं उम्मीद करता हूँ ये आप सब लोगों ने पढ़ी होगी, ठीक है ना। एग्जाम टाइम पे ये आपका बहुत ज़्यादा क्विक रिवीजन कराया जा रहा है, और क्विक रिवीजन कराने की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो मुझे लगता है जो नहीं आएंगी एग्जाम में, मैं उनको छोड़ता हुआ भी जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए अब इस टेबल को देखते हैं, ठीक है। चलो आप एक बार इस टेबल को अच्छे तरीके से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, फिर मैं इसको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं कार्बन। अगर ये देखिए ये हमारे कार्बन के लिए यानी ये नंबर ऑफ कार्बन है, और ये है हमारे वर्ड रूट, ये नंबर ऑफ कार्बन वर्ड रूट, यानी कि अगर कार्बन 1 है तो उसको बोलेंगे मैथ, 2 कार्बन है तो उसको बोलेंगे एथ, 3 कार्बन आएंगे तो उसको बोलेंगे प्रोप, 4 कार्बन है तो उसको बोलेंगे ब्यूट, 5 कार्बन है तो उसको बोलेंगे पेंट, 6 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेक्स, 7 कार्बन है तो उसको बोलेंगे हेप्ट, ऑक्ट यानी कि 8 कार्बन है तो ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नॉन, 9 कार्बन है तो ये क्या नाम है सॉरी नॉन, 10 कार्बन है तो डेक। आपके एग्जाम में क्लास 10 तक केवल और केवल 10 तक ही पूछे गए हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 11 के लिए क्या है अनडेक, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 11 होंगे तो अनडेक हो जाएगा, और ये है नंबर ऑफ कार्बन 12 होंगे तो डोडेक, और नंबर ऑफ कार्बन अगर 20 है तो उसके लिए हमारा क्या है ये एकोसेन और ट्राइकोटेंट। आपको सिर्फ और सिर्फ कितने 10 तक ही आपको लर्न करने हैं, और यही आपके एग्जाम में आएंगे, सिर्फ और सिर्फ 10 तक ही पूछे जाते हैं, है ना। कोई भी आज तक इससे बड़ा आया ही नहीं एग्जाम में। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ वर्ड रूट समझ में आए होंगे। थोड़ा सा और आगे चलता हूँ इसमें, ये देख लीजिए थोड़ा सा, ये देखिए ये आप सब लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए ये थोड़ा सा कट गया, मैं इसको वापस से थोड़ा सा सही कर रहा हूँ। ये देखिए ये मैं वापस से इसको करके लाया, ये देखिए यानी कि ये हमारे क्या है वर्ड रूट हैं, ये इधर हमारे क्या है वर्ड रूट हैं, ये बार बार इधर पे आता जा रहा है, इसको 1 मिनट में इसको, अच्छा ये देखिए ये हट गया, ये देखिए ये हट गया, ये देखिए। तो ये हमारा क्या है ये कार्बन है नंबर ऑफ कार्बन, और ये हमारे वर्ड रूट हैं जो अभी मैं पीछे आपको पढ़ा के आया हूँ, है ना। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक, है ना, आइकोसेन और ट्राइकोटेंट। ये देखिए ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये है हमारे वर्ड रूट। और अब देखिए जब हम नोमेनक्लेचर बनाते हैं तो उसमें इस फॉर्मूले को यूज करते हैं, नोमेनक्लेचर बनाते हैं, यानी कि सबसे पहले हमारा क्या आएगा प्रीफिक्स,
फिर उसके बाद में हमारा आएगा वर्ड रूट, फिर उसके बाद में हमारा आएगा सफिक्स। ये हमारा क्या है, ऑर्गेनिक जो कंपाउंड का जो नोमेनक्लेचर बनाने का ये तरीका है। यानी कि पहले प्रीफिक्स वर्ड रूट से पहले और वर्ड रूट के बाद में सफिक्स देखेंगे। तो प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है, तो उन सभी के बारे में अपन बात करते हैं। थोड़ा सा देखिए, है ना, आगे देखते हैं इसको। ये देखिए, अब हमारे पास में आ गई है होमोलोगस सीरीज। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? देखिए जरा होमोलोगस सीरीज, तो सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इसका फंक्शनल ग्रुप कैसा रहेगा, सेम रहेगा। केमिकल प्रॉपर्टी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी कैसी होंगे, है ना, इसमें फंक्शनल ग्रुप है ना, और जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं वो कैसे होंगे, डिफर होंगे। यानी कि नंबर ऑफ कार्बन सिर्फ चेंज होंगे, बाकी वो सेम फंक्शनल ग्रुप के होंगे, सेम उनकी लगभग प्रॉपर्टी भी सेम होगी, ठीक है ना। और इसके जो सक्सेसिव जो मेंबर होंगे कार्बन कार्बन के बीच में, उनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो होगा CH4 का। और इनके बीच में जो मास का डिफरेंस होगा वो मास का डिफरेंस होगा 14 का। मास यूनिट कितने का, 14 का डिफरेंस होगा। तो ऐसी सीरीज को अपन बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। देखिए अब मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए ये हमारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हमारे क्या है, एक कार्बन एटम्स का है ना, ये कार्बन कंपाउंड है ये हमारे। तो कार्बन कंपाउंड है, तो देखिए जरा इस सीरीज में क्या है, अब मैंने इसमें डिफरेंस कर दिया CH3 CH2 CH3। ये देखिए ये डिफरेंस कितने का कर दिया, CH3 का। तो ये और ये लगभग सेम फंक्शनल ग्रुप के हैं, सिमिलर प्रॉपर्टीज रहेंगी, सिर्फ डिफरेंस किसका आएगा, CH3 का। अब दूसरी बात बोली गई कि इसके जो मास डिफरेंस आएगा वो मास डिफरेंस होगा 14 का। तो बेटा इसी का ही नाम, इसी का ही मास डिफरेंस 14 होता है। कैसे होता है देखिए जरा, बात करते हैं एटॉमिक मास की। एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, और हाइड्रोजन का मास तो ये हमें किसका निकालना है, CH2 का। यानी कि यहाँ एक सिंगल कार्बन है तो 1 × 12 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो ये 1 × कितने हाइड्रोजन है 2, तो ये हो जाएगा 12 + 2 यानी कि 14। ये देखिए, चाहे आप ऐसे बोल दो कि इनके बीच में CH2 का डिफरेंस होता है, चाहे आप ऐसे बोल दो इनके जो मास होते हैं उनके बीच में कितना डिफरेंस होगा, 14 का होगा। इस वाली सीरीज और इस वाली सीरीज के जो मास का डिफरेंस आएगा वो 14 आएगा। और इसमें और कार्बन ऐड कर दीजिए, CH3 CH2 CH2 और CH3। अब देखिए इस वाली और इस वाली सीरीज में कितने का, CH3 का ही डिफरेंस आया है, और इसके मास में भी 14 का ही डिफरेंस होगा। तो इस तरह की जो सीरीज होती हैं उन्हीं सीरीज को अपन बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। अब जरूरी नहीं है सिंगल बॉन्ड ही हो, डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। आई होप आपको ये होमोलोगस सीरीज समझ में आई होगी। ये देखिए अब इसमें आए हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ होमोलोगस सीरीज, यानी कि इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। कुछ नहीं है, पहले हम उनकी डेफिनेशन और उसके बारे में एक दो चीजें होती है वो बता देंगे। सक्सेसिव मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2, या फिर इनके जो बीच में मास होता है उसमें 14 यूनिट का डिफरेंस होता है। अभी बता चुका हूं थोड़ी देर पहले ही। मेंबर ऑफ गिवन होमोलोगस सीरीज हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप, यानी कि इस सीरीज की जो होमोलोगस सीरीज है उनके जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो भी कैसे होते हैं, सेम होते हैं। ऑल द मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज शो द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि होमोलोगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती हैं वो कैसी होती हैं, बिल्कुल सिमिलर होती हैं। चलिए आई होप आपको ये होमोलोगस सीरीज भी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं आइसोमेरिज्म। दिस इज अ वेरी बिग मार्क वाला टॉपिक है, हर बार आपसे पूछ लेता है, हर बार। आइसोमेरिज्म पढ़ना बहुत जरूरी है इस टॉपिक में। देखिए क्या होते हैं आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा सेम,
बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, यानी कि जो इनके लिखने का स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है वो बिल्कुल कैसा होगा, डिफरेंट होगा। क्या बात है। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो रहेगा सेम, बल इनका जो स्ट्रक्चर बनाने का जो तरीका है, जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, वो इनका कैसा हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। और इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं क्या, इसी फिनोमेना को अपन बोलते हैं आइसोमेरिज्म। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यानी कि सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज कॉल्ड अ आइसोमेरिज्म। देखिए जरा इसके एग्जांपल देखते हैं। यानी कि पहले कार्बन कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बनाएगा, आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा। 2 कार्बन वाला कंपाउंड कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा। 3 कार्बन वाला कंपाउंड भी कोई आइसोमेरिज्म नहीं बनाएगा। 4 कंपाउंड जिसके कार्बन होंगे, 4 कार्बन कंपाउंड होंगे, वो अपना आइसोमेरिज्म बना सकता है। और कितने आइसोमेरिज्म बनाएगा आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ से इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए मेरे पास में आ गया C4H10। C4H10 यानी कि 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इन सब के बीच में सिंगल बॉन्ड है बेटा, ठीक है। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ CH2, CH2, CH2 और यहाँ CH2 नहीं, यहाँ CH3 आएगा। ये देखिए ये हमारा हो गया। लाओ मैं इसको पूरा ही हटा के बता दे रहा हूँ। ये देखिए ये CH3, CH2, CH2 और ये हो गया CH3। इसका नाम क्या होगा, आप देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम ही रहेगा। इसका नाम 1 2 3 4, इसके पास में 4 क्या है, 4 इसके पास में कार्बन है, तो इसका 4 पे हमारा आता है ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो इसका नाम हो जाएगा ANE, ब्यूटेन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। और इसके नाम से पहले एन लगा। अब बताइए बच्चों, कुछ बच्चे तो ये सोचे सर एन कैसे लगेगा, ये बताइए। तो जब कभी भी मोर देन 3 कार्बन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कनेक्ट होंगे तो उसका नाम होता है एन ब्यूटेन। उनके नाम से पहले एन लग जाता है। जैसे मैं भी आगे बताऊं, देखिए CH2, 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 CH2 है ना, और इधर जोड़ दीजिए, सॉरी CH3 कर दीजिए इसको, और यहाँ भी इसको CH3 कर दीजिए। कार्बन गिनते हैं कितने, तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में कनेक्टेड हैं, तो इसका नाम होगा एन। 5 कार्बन है तो पेंट और एन, तो पेंटेन, एन पेंटेन। आई होप आपको जो मैं ये समझा रहा हूँ वो समझ में आया होगा। तो अभी मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, है ना, यहाँ से हटा दे रहा हूँ। अभी मैं आइसोमेरिज्म पे ही चलता हूँ आपके लिए। ये देखिए ये मैंने सब इसका हटा दिया। तो यहाँ नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, यहाँ नंबर ऑफ कार्बन 4 हैं। अब मैं बिल्कुल इसी का सेम स्ट्रक्चर कोई दूसरा बना देता हूँ। देखिए कैसे बनाता हूँ। तो ये हमारा CH3, ये है हमारा CH और ये है CH3, और यहाँ हमने एक CH3 ऐड कर दिया। देखिए इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन 4 ही हैं, और इसमें भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 10। नंबर ऑफ कार्बन इसमें भी 4 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इसमें भी 10 है, और देखिए यहाँ भी नंबर ऑफ कार्बन 4 और नंबर ऑफ हाइड्रोजन 10। ये हो गया इसका आइसोमेरिज्म, आइसोमर हो गया इसका, ये इसका आइसोमर हो गया। इसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कैसा है, सेम, बस इसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है सेम, बस इसका जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला है वो हो गया डिफरेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा आइसोमेरिज्म। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये देख लीजिए यहाँ से, यानी कि CH4 मीथेन सिंगल कार्बन, कोई आइसोमेरिज्म नहीं। C2H6 2 कार्बन, कोई आइसोमेरिज्म नहीं। C3H8 कोई आइसोमेरिज्म नहीं, क्योंकि 3 कार्बन तक तो हम आइसोमेरिज्म बना ही नहीं सकते हैं, बनते ही नहीं है। अब बात आई बेटा किसकी, C4H10 की। तो C4H10 नाम क्या है, ब्यूटेन। अभी मैंने बनाया था, इसके कितने बने थे,
दो बने थे, एक इधर और एक इधर, मैंने बना के बताया था। ऐसी बात आ जाए पेंटेन की, तो पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे? तो पेंटेन के आइसोमर बनेंगे 3। हेक्सेन, हेक्सेन के 5 आइसोमर। हेप्टेन 9 आइसोमर। ऑक्टेन 18 आइसोमर। सोचिए 18 आइसोमर्स। उसके बाद नोनेन 35। उसके बाद डेकेन 75 आइसोमर्स। बनाते बनाते 3 घंटे पता ही नहीं चलेंगे, और ये कभी आपके एग्जाम में आने वाला है नहीं, यही खत्म कर देता है वो, इसी जगह पे यही खत्म, कहीं कहीं कोई रेयर केस में यही, इससे नीचे वाले कभी नहीं देगा आपको, है ना, एग्जाम के अंदर। तो ये सब क्या है, इसके आइसोमर है। स्ट्रक्चर फॉर्मूला चेंज होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अब बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स विच largely determine its chemical property is called a functional group। यानी कि ये हमारे कार्बन एटम में प्रेजेंट्स रहते हैं और अपनी केमिकल प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, शो करते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें तो यहाँ पिक में आपको दिखाई दे रहे होंगे कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ इसमें ये एल्कोहल से दे दिया है, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। पहले नंबर पे हमारे आते हैं हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप, हेलो ग्रुप में क्या होगा? हेलो ग्रुप में हमारे हेलोजन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं वो एकदम फंक्शन की तरह जुड़ के आएंगे, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है ना, इनका जो नाम है वो कैसे लिखा जाएगा? इसका जो लिखा जाएगा फ्लोरो, फ्लोरो। इसका लिखा जाएगा क्लोरो, क्लोरो। इसका लिखा जाएगा ब्रोमो, ब्रोमो। और इसका लिखा जाएगा आइडो, आइडो। यानी कि ये हमारे कौन से ग्रुप हो गए? फंक्शनल ग्रुप हो गए। फिर नंबर 2, क्या नाम है, ये हेलो ग्रुप। और नंबर 2 पे हमारा जो आएगा वो आएगा एल्कोहल ग्रुप। एल्कोहल ग्रुप में पहचान क्या है इसकी? कार्बन एटम के साथ में OH जुड़ा होगा। किसी भी जो हमारा मॉलिक्यूलर बनेगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेगा, उसमें OH ग्रुप जुड़ा होगा, यानी कि वो हमारा एल्कोहल फैमिली का है। और जब हम इसकी नेमिंग करेंगे तो इसमें जो सफिक्स आएगा वो आएगा ऑल। एल्डिहाइड, ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है। इसका जो पहचानने का है या तरीका है, तो वो किसी, जब हम इसका जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें CHO लगा हुआ कहीं बीच में, तो ये हमारा हो गया एल्डिहाइड ग्रुप। और इसका जो सफिक्स आएगा वो आएगा अल, अल। कीटोन, ये हमारा 4th नंबर का फंक्शनल ग्रुप है। और इसको जो पहचानने का तरीका है वो CO, यानी कि CO यानी कि ऐसे लगा कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इस तरीके से भी लगा हो सकता है। यानी कि ये CO ग्रुप जुड़ा होगा हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो हम बोलेंगे कि सर ये हमारा कीटोन फैमिली का है ना। और इसका जो सफिक्स आएगा वो आएगा 1। नंबर 5 कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। और इसका क्या है, ये जब भी हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें COOH के साथ जुड़ा होगा। और इसका जो सफिक्स है वो है ओइक एसिड। जब हम इनका नोमेनक्लेचर बनाएंगे तो पीछे से हमको ये ऐड करेंगे ओइक एसिड। अभी अपन बहुत सारे नोमेनक्लेचर सीखेंगे, नामकरण करना सीखेंगे सभी का, तो इसका सबका क्या करेंगे अपन लोग, इसको ऐड करके दिखाएंगे अभी आपको। और भी होते हैं इसमें आगे, लेकिन जो बच्चे क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम देना चाह रहे हैं उनके लिए सफिशिएंट है। जो भी बच्चे क्लास 10th का एग्जाम देंगे उनके लिए सफिशिएंट है। और मैं ये क्लास 10th को ध्यान में रख के ही वीडियो बना रहा हूँ। क्लास 11th में सेम ये नोमेनक्लेचर है, लेकिन उसमें फंक्शनल ग्रुप ज़्यादा हैं और उनका जो एरिया है बहुत ज़्यादा बड़ा है क्लास 10th के कंपैरिजन में। चलिए मैंने ये आपको बता दिए हैं, अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चलिए ये पिक आपको दिखाई दे रही होगी, ये देखिए। अब मैं आपके सामने कुछ कंपाउंड का नाम लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा ब्लर दिखाई दे रहा होगा आपको। आगे देखिए जरा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये बताने आपको। ये नंबर 1 CH3
CH2OH. Number 2, CH3 CH2 CH2OH. नंबर CH3 CH2 CH2 CHO. काउंट करते जाइए. नंबर 4, CH3 CH2 CH2 Cl. नंबर 5, CH3 CH2 CH2 Br. अभी मैंने सारे के सारे इजी लिखे हैं, ठीक है ना, और इजी से फिर थोड़ा सा हार्ड की तरफ अपन चलेंगे. चलिए जल्दी से मैं आपको अभी आधा सेकंड दे रहा हूं और आप इन सभी के नोमेनक्लेचर यानी नाम बना लीजिए, फिर मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा किस तरीके से. चलिए आई होप आपने इन सभी के नेम बना लिए होंगे. चलिए चेक करते हैं क्या क्या नाम बनाया आपने इसके. ये देखिए इसमें ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है. काउंटिंग इधर से ही करेंगे तो ये 1 और ये 2. प्रायोरिटी हमेशा जहां हमारा सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा होगा उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे. फंक्शनल ग्रुप होगा उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे. हेलो ग्रुप जुड़ा होगा उधर से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, या जिधर हमारी ब्रांच पहले होगी उधर से नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे. तो देखिए जरा इसमें हमारा फंक्शनल ग्रुप इधर जुड़ा हुआ है तो 1 2 नंबरिंग कर ली. अब देखिए 2 पर हमारा क्या आता है, तो 2 पर हमारा आता है एथ. और कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, तो हमने लगा दिया एन, एथेन. अब क्या है इसका जो फंक्शनल ग्रुप है इसका क्या आता है, तो मैंने बताया जो फंक्शनल ग्रुप है इसका नाम हो जाएगा OL, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनॉल. इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉल. अब इसका काउंट करते हैं तो ये 1 2 3. तो जब नंबर ऑफ 3 कार्बन हो गए तो यह हमारा आ जाएगा प्रोप. और प्रोप के बाद में ये सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एन. और ये जो फंक्शनल ग्रुप है मैंने बोला इसका जो सफिक्स होगा वो सफिक्स हमारा आता है ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल. अब बात करते हैं इसकी, तो देखिए यहाँ से इसमें भी कार्बन आया है, फंक्शनल ग्रुप भी है, तो ये 1 2 3 4. तो इसमें कितने कार्बन आए हैं, इसमें आए हमारे 4 कार्बन, और एक ये फंक्शनल ग्रुप भी है, इसीलिए हमने इसकी इधर से नंबरिंग करना स्टार्ट किया है. तो 4 कार्बन पे हमारा आता है ब्यूट, और पीछे से लगाएंगे एन, क्योंकि ये सब सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं. और उसके बाद में ये जो फंक्शनल ग्रुप है तो इसका आता है अल, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनल. उसके बाद में देखिए जरा इसमें, तो यहाँ भी हमारा ये हेलो ग्रुप है, तो ये कार्बन नंबरिंग 1 2 3. तो जब इसमें 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए हमारा आता है प्रोप, और सभी सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, तो इसीलिए इसमें आएगा एन. और ये फंक्शनल ग्रुप है तो ये तो ऐसे होगा नहीं है ना, क्योंकि ये पहले आता है ना. और मैं वैसे इसको क्लोराइड भी बोल सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें चेंज करूँगा. अभी ये देखिए मैं थोड़ा सा इसमें चेंज करूँगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो पहले लिखा जाएगा, तो हम पहले इसको लिख सकते हैं क्लोरो. और 1 2 3 कार्बन है तो 3 पे हमारा आएगा प्रोप, और सबसे पीछे आ जाएगा एन, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन. इधर ऐसे इधर काउंट करेंगे 1 2 3, तो 3 आया है, और ये क्या है ब्रोमीन, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो. और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप एन, यानी कि ब्रोमोप्रोपेन. आई होप आपको ये पूरा का पूरा जो सेशन है ये मैंने जो बनाए हुए हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है ना.
अब मैं इसमें और बहुत सारे हैं, वो भी मैं आपके सामने यहीं लिखता जा रहा हूँ। 5 मैंने लिख दिए हैं। नेक्स्ट आगे फिर चलते हैं, इन सबको हटा दूँ। आई होप समझ में आएगा होगा आपको। नेक्स्ट और चलते हैं थोड़े से। तो मैं यहाँ 5 तक लिख देते। सिक्स नंबर पे हमारा क्या है, वो है CH3 CH2 CH2 COOH। नंबर 7 पे मैं देखिए इसमें क्या लिखूंगा, वो है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CHCHO 8। उसके बाद मैं इसमें और यहाँ बॉन्ड बना दूंगा, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CHO। उसके बाद 9 उस पर मैंने लिखूंगा CH3 CH2 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 CH2OH। 10 मैं यहाँ और इसमें लिख दूंगा, तो यहाँ मैं लिखूंगा CH3 CH2OH, और यहाँ मैंने यहाँ जोड़ दिया Cl। ओके, चलिए अब इनके नाम बताइए फटाफट से। ये सारे के सारे हमारे क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, इसमें फंक्शनल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं सारे के सारे। अब आपको इनके नाम बताने की क्या है, ठीक है ना। तो चलिए ज़रा इनके नाम देखते हैं। आई होप आप करना सीख गए होंगे। इसके नाम देखते हैं क्या क्या है। तो देखिए ज़रा नंबरिंग इधर से करेंगे, क्योंकि इधर हमारा फंक्शनल ग्रुप पहले आया है। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 में हमारे में कितने 4 कार्बन हैं, और जब हमारे पास में 4 कार्बन आए हुए हैं तो 4 कार्बन के लिए अपन लिखते हैं ब्यूट। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। मैंने आपको बताया जब भी हमारा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो ये अनसैचुरेटेड वाले में एन लेगा। क्या लेगा? एन। तो एन। और मैंने ये बोला जब ये वाला फंक्शनल ग्रुप आता है कार्बो ऑक्सिलिक वाला फंक्शनल ग्रुप, तो इसके नाम के पीछे लगता है ओइक एसिड। ओइक एसिड, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका नाम? ब्यूटेनोइक एसिड। अब इधर से करते हैं नंबरिंग। क्या करते हैं इधर से नंबरिंग करते हैं। तो इधर से नंबरिंग करेंगे तो ये 1 2 3 और ये 1 2 3 हमारा हो जाएगा। तो इसमें मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि जब कभी भी इस तरीके का हमारा कभी भी कंपाउंड बनेगा तो बताइए इस तरीके को हम किस तरीके से इसको ऐड करेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पहले ही बता दिया था, ठीक है ना। तो नंबरिंग अगर इधर से भी करोगे और ये जो फंक्शनल ग्रुप आया हुआ है इसमें, तो उसके लिए भी मैं नंबरिंग, ये देखिए ये प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड को भी अगर मैं यहाँ से देना चाहूँगा, अगर मैं प्रायोरिटी देना चाहूँगा किसको? प्रायोरिटी देना चाहूँगा सेकंड जो हमारा ग्रुप आया है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को मैं प्रायोरिटी दूंगा तो मैं इधर से नंबरिंग कर दूंगा। और ये CHO है, ये भी हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि इसका जो नाम होगा, तो इसमें 3 कार्बन आए हैं तो वो हो जाएंगे प्रोप, और डबल बॉन्ड आया है तो इसका नाम हो जाएगा इन, और CHO ग्रुप आया है तो उसके लिए लगेगा अल, है ना। IUPAC नेम में जब इसमें, तो इसमें नंबरिंग भी डाल देते हैं। ऐसे ये फर्स्ट पे आया है तो ये फर्स्ट इन, और ये सेकंड पे आया तो 2 अल या 3 अल। ये हमारा काम है किसमें, जब हम नोमेनक्लेचर और अच्छे तरीके से सीखेंगे तो। वैसे नॉर्मल इसका नाम हो गया प्रोपीन, प्रोपेनल, है ना, प्रोपीनल। ये देखिए प्रोपेनल, तो यहाँ से ये ए भी हट जाता है ना। मैं इसका नाम दोबारा से लिख दे रहा हूँ यहाँ, ये देखिए ये हो गया प्रोप, है ना, और इन और अल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनल। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो नेक्स्ट में इसमें भी हमारे कितने कार्बन हैं? तो इसमें भी हमारे 3 कार्बन हैं, और जब 3 कार्बन आते हैं तो हमारा होता है प्रोप। प्रोप क्या होता है? प्रोप। इसमें बॉन्ड आया है ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन जोड़ते हैं YNE। क्या जोड़ते हैं? YNE, ठीक है ना। और पीछे इसमें ये हमारा फंक्शनल ग्रुप आया है, ये कौन सा? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि ओइक एसिड। क्या है? ओइक एसिड।
तो जब मैं बात करूंगा कि इसको एक साथ लिखने की, तो मैं इसको एक बार हटा दूं पूरा, ये देखिए इसको मैंने पूरा एक बार हटा दिया, ये देखिए, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप, ट्रिपल बॉन्ड आया है तो YNE, और इसका जो नाम होता है वो होता है ओइक एसिड, तो हो जाएगा प्रोपाइन ओइक एसिड। अब बात करते हैं इसकी, तो इस कार्बन में यहाँ भी एक फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5, तो 5 आया है तो इसका नाम हो जाएगा पेंट, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OH आया है तो ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटेनॉल। अब इसकी बात करते हैं, तो देखिए यहाँ भी एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ से भी हमारी चेन पहले आ रही है, फंक्शनल ग्रुप भी है और चेन भी पहले आ रही है। तो मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया है कि फंक्शनल ग्रुप और चेन पहले आए तो इसकी नंबरिंग करें, तो इसमें कितना, तो ये हमारा हो जाएगा क्लोरो, तो हो गया क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। और कितने पे आई है क्लोरो, 2 पे, 2 पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो, ठीक है ना, 2 क्लोरो। और कितने हैं इसमें कार्बन, 1 2 3, तो 3 के लिए अपन क्या लिखते हैं, तो अपन 3 के लिए लिखते हैं प्रोप, सिंगल बॉन्ड आएगा तो एन, OL ग्रुप जुड़ा है तो ऑल, तो इसका नाम आ जाएगा 2 क्लोरोप्रोपेनॉल, 2 क्लोरोप्रोपेनॉल नाम हो जाएगा इसको। आई होप आपको ये मेरे जितने भी मैंने इनके जो नोमेनक्लेचर यानी कि नेम लिखे हुए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसी में। चलिए थोड़ा सा और इसमें आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन डला हुआ है, राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ इथीन, यानी कि इथेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड हैं इसमें। तो देखिए जरा इथेन का क्या होगा, तो एथ के लिए हमारा होता है 2, और एन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब यानी कि इसका जो एन है इसका मतलब ये उसका है सैचुरेटेड का है, ये है ना, इसका जनरल फॉर्मूला होगा CnH2n+2, CnH2n+2 इथेन। तो पहले इसको इथेन लिख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसमें 2 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इथेन है, और यहाँ हमारे 3 क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ये देखिए 3 हाइड्रोजन। तो ये 1 2 3 4 5 6 है ना। राइट द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, तो अगर बात करें कार्बन कार्बन के बीच में, तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है 1। अगर वो पूछ ले बताइए कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, और ये भी कार्बन और हाइड्रोजन, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन हाइड्रोजन। तो 3 1 2 3 4 5 6। अगर वो पूछे कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड की जो नंबरिंग है वो बताइए, तो 1। अगर वो पूछे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बताइए तो 6, और वो टोटल पूछ ले तो टोटल कार्बन के और हाइड्रोजन की मिला के बता देंगे, यानी कि 7। चलिए आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये स्लाइड बिल्कुल खाली है। अब आगे चलते हैं यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टी पर। तो देखते हैं सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, यानी कि कार्बन कंपाउंड की केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ इसमें मेन प्रॉपर्टीज हैं कार्बन कंपाउंड में, जैसे कंडेंसेशन रिएक्शन, नंबर 2 है हमारा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, नंबर 3 है हमारा एडिशन रिएक्शन, और नंबर 4 है हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि अभी अपन इसमें पढ़ेंगे कंडेंसेशन रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, और एडिशन रिएक्शन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इन सारी की सारी जो भी इस कार्बन और ये कंपाउंड चैप्टर है क्लास 10th का है, उन सभी बच्चों के लिए जितने भी रिएक्शंस हैं वो अपन अभी इसमें करने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। पहले नंबर पे आया है केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो हमारे पास में कुछ केमिकल प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास में है वो है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, तो कंडेंसेशन में क्या है,
द कंप्लीट कंपनसेशन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ एयर गिव कार्बन डाइऑक्साइड वाटर हीट एंड लाइट। यानी कि अगर हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को एयर के साथ में क्या करेंगे, वर्न करेंगे, तो वर्न करने के बाद हमको क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, वाटर वेपर मिलेगा और हमको मिलेगी हीट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कंबंसेशन रिएक्शन है जब भी हम किसी भी कार्बन कंपाउंड को इन प्रेजेंस ऑफ एयर वर्न करेंगे, एयर के साथ में, ठीक है ना, तो हमको पहले नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, दूसरे नंबर पे वाटर मिलेगा और हीट भी मिलेगी। ठीक है, चलिए देखते हैं रिएक्शंस के बारे में। मैं कुछ रिएक्शंस यहाँ लेके आया हूँ इसमें। चलिए ये देखिए, आई होप इधर का थोड़ा सा कट रहा होगा, अगर आप देख लीजिए कट रहा है क्या इधर का। चलिए अगर नहीं कट रहा है तो इधर का साइड कट रही है क्या, देखिए कट रही है। चलिए देखते हैं जरा इसमें साइड ये वाली कट रही है क्या, बताइए सभी लोग। नहीं कट रही है, चलिए बहुत बढ़िया, नहीं कट रही है। तो देखिए कार्बन बर्न इन एयर और ऑक्सीजन, जब कार्बन को एयर और ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाता है तो अपन को क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी, है ना, और हीट और लाइट मिलेगी। ये देखिए कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करा दी तो हमको CO2 मिल गया, हीट मिल गया, लाइट मिल गई। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बर्न विद ब्लू फ्लेम, यानी कि सैचुरेटेड जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे के सारे ब्लू फ्लेम के साथ में क्या होते हैं, बर्न करते हैं। और इनको बर्न करने के लिए सफिशिएंट एयर या फिर ऑक्सीजन चाहिए। यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कंप्लीटली बर्न होते हैं और कंप्लीटली बर्न करने के लिए सफिशिएंट यानी ज़्यादा से ज़्यादा हमको क्या, एयर या फिर ऑक्सीजन चाहिए होती है। जैसे CH4 एक मीथेन है, ये क्या है, मीथेन, मीथेन गैस है। मीथेन ये क्या है, ऑक्सीजन। और जब हम मीथेन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ में करते हैं तो हमको मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट, ठीक है ना, वाटर वेपर भी साथ में अपन को मिलते हैं। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो यहाँ इन्होंने थोड़ा सा ये और बोल दिया है कि देखिए जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये क्या हाइड्रोकार्बन है ना, फ्रॉम द साउटी फ्लेम अनसैचुरेटेड कार्बन बर्न विद अ येलो स्मोकी फ्लेम। यानी कि जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सैचुरेटेड का तो मैंने बता ही दिया, ब्लू फ्लेम के साथ में जलते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हैं वो येलो फ्लेम के साथ में जलते हैं, स्मोकी फ्लेम यानी कि धुआं देते हैं, अनकम्प्लीटली बर्न होते हैं, यानी कम्प्लीटली बर्न नहीं हो पाते हैं अनसैचुरेटेड वाले। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे, वो है हमारे पास में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन, इथेनॉल, ठीक है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइंग एजेंट गिव्स एथेनोइक एसिड। यानी कि ये हमारा क्या है, ये है हमारा इथेनॉल, दो कार्बन है तो एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, और OL फंक्शन ग्रुप, तो ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल की है ना रिएक्शन करानी है, किसके साथ में रिएक्शन कराएंगे इथेनॉल की, H2SO4 के साथ करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा क्या, ये हमको मिलेगा एथेनोइक एसिड, है ना। ये देखिए दो कार्बन है तो एथ, है ना, सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है तो एन ओइक एसिड, एथेनोइक एसिड, ठीक है। और किस किस की प्रेजेंस में हमको यहाँ करना है, तो यहाँ इसने बोला है कि ऑक्सीडाइंग एजेंट, तो ऑक्सीडाइंग एजेंट क्या क्या ले लो, KMNO4 ले लो, K2Cl2O7 ले लो, ये हमारे क्या है, ऑक्सीडाइंग एजेंट है। क्या है ये, ऑक्सीडाइंग एजेंट होता है। ये क्या होता है, ऑक्सीडाइंग एजेंट क्या होते हैं, तो सम सबस्टेंस आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर इज नोन एज ऑक्सीडाइंग एजेंट।
यानी कुछ ऐसे होते हैं जो ऑक्सीजन को ऐड कर लेते हैं, है ना, अदर के साथ में, तो हमारे ऑक्सीडाइंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। यानी कि KMnO4 का नाम क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट। और K2CI2 का नाम क्या है? पोटेशियम डाइक्रोमेट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। यानी कि जब भी हम एथेनॉल की रिएक्शन है ना, ऑक्सीडाइंग एजेंट यानी KMnO4 और K2CI2 की प्रेजेंस में कराते हैं, तो हमको बनेगा इथेनोइक एसिड मिलेगा हमको। ठीक है ना, इथेनोइक एसिड। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं इसमें। अब हमारा आ गया एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, तो एडिशन रिएक्शन में क्या है कि एडिशन ऑफ अ हाइड्रोजन with unsaturated hydrocarbons in presence of catalyst, as a निकल हो सकता है, प्लेटिनम होता है ना, पैलेडियम हो सकता है, is known as hydrogenation। आई होप आपको बहुत समझ में आ रही होगी ये बात। जैसे मैं आपके सामने अभी यहाँ लिख रहा हूँ, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा दो किसके साथ में? H2 के साथ में, इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा? तो ये हमें मिलेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को, ये देखिए ये हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और इसकी प्रेजेंस में किसकी में? निकल प्लेटिनम, है ना, प्लेटिनम और पैडेनियम के साथ में इनकी प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं, तो ये हाइड्रोजन को अपने साथ ऐड करके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना दिया। यानी कि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, यानी कि इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया? ऐड हो गया, और हाइड्रोजन ऐड हो गया तो एडिशन रिएक्शन। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं इसमें। ये देखिए थोड़ा रफली पढ़ा रहा हूँ, बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे 1.5 से 2 घंटे में ख़त्म भी करना है, इसलिए रिएक्शन बहुत ज़्यादा, है ना, फास्ट करा रहा हूँ। आप मेरे कभी भी जो पर्टिकुलर जो लेक्चर हैं वो देखोगे तो उसमें बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है। ये क्विक रिवीजन है, इसीलिए मुझे बहुत जल्दी जल्दी भी पढ़ाना पड़ रहा है। तो नंबर 1 कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं बच्चे जानना चाह रहे हैं? तो कैटलिस्ट है सबस्टेंस दैट अकर्स a reaction to occurs a proceed to different rate without consuming in or it। यानी कि ये क्या करेंगे? किसी भी रिएक्शन की जो रेट है उसको क्या करेंगे? या तो स्लो कर देंगे या फास्ट कर देंगे, लेकिन खुद उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और ऐसे ही जो सबस्टेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट क्या है? निकल है, प्लेटिनम है, पैलेडियम है, तो ये सब हमारे क्या है? कैटलिस्ट हैं। ये अभी मैंने उसमें ये रिएक्शन कराई थी, ये वाली आपको याद होगा अभी 2 मिनट पहले, CH2 डबल बॉन्ड CH2 इन प्रेजेंस ऑफ निकल। तो ये CH3 और ये CH3 यानी कि सैचुरेटेड से कन्वर्ट हो गए थे अनसैचुरेटेड में इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। निकल यहाँ एक कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, रिएक्शन को स्लो और फास्ट करेगा, लेकिन खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ऐसे सबस्टेंस को अपन बोलते हैं कैटलिस्ट। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब हमारे पास में आया है, ये देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये देखिए, यानी कि प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल फैट बनाने के लिए या फिर वेजिटेबल घी बनाने के लिए, इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ये देखिए कभी कभी आपसे ये पूछ लेता है कि व्हाट इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, या फिर आपसे बोल रहा है हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, ऑयल का हाइड्रोजनेशन क्या होता है? तो देखिए जब हम वेजिटेबल ऑयल की रिएक्शन किसके साथ? H2A के साथ में कराते हैं, तो ये हमारा बन जाता है वेजिटेबल घी। क्या बन जाता है? वेजिटेबल घी। यानी कि वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने की जो रिएक्शन है उस रिएक्शन को बोलेंगे हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। किसकी प्रेजेंस में? H2SO4 की प्रेजेंस। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखते हैं वेजिटेबल फैट्स आर सैचुरेटेड फैट्स।
यानी कि जो वेजिटेबल फैट्स होते हैं वो कैसे हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं, विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ। यानी कि जो हमारे सैचुरेटेड फैट हैं, वेजिटेबल फैट, वो हमारे सैचुरेटेड वेजिटेबल फैट्स हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा कैसे हैं, हार्मफुल रहते हैं। उसके बाद वेजिटेबल ऑयल्स कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, यानी कि जो अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल्स हैं, ठीक है ना, वो अनसैचुरेटेड वाले हमारी हेल्थ के लिए कैसे रहते हैं, गुड रहते हैं। यानी कि जो सैचुरेटेड वाले हैं वो हार्मफुल होंगे, अनसैचुरेटेड कैसे होंगे, गुड होंगे हमारी हेल्थ के लिए। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपको ये समझ में आया होगा। अब हमारे पास में एक रिएक्शन आ गई जिसका नाम है सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन में क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स, रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स of an organic molecules by another group of atoms is known as substitute reaction। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो वहाँ एडिशन में क्या रहा था, हाइड्रोजन ऐड हो रहा होता, और यहाँ क्या है, यहाँ कोई अदर एलिमेंट हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, उसकी जगह से बाहर निकालेगा, और इसी जो रिएक्शन जितनी भी होंगी उन सारी की सारी रिएक्शन को बोलेंगे सब्स्टिट्यूट रिएक्शन, ठीक है ना। यहाँ क्या है कि जब वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिप्लेस्ड कर दिए जाएंगे, किसके थ्रू, अदर एटम या फिर अदर किसी एटम के ग्रुप के थ्रू उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, तो उसको अपन बोलेंगे सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। जैसे ये आपको अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख दे रहा हूँ, ये मैंने लिखा है CH4 और यहाँ मैंने लिखा है Cl2, ये CH4 मीथेन और ये है हमारा क्लोरीन गैस, ठीक है ना। और तो जब ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन को यहाँ से क्या कर देगी, रिप्लेस कर देगी, तो यहाँ क्या होगा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया तो यहाँ बन गया CH3Cl, क्या बन गया, CH3C, और यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला और एक क्लोरीन निकली तो उन्होंने बना लिया HCl। अब देखो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसने, क्लोरीन ने, तो ये वाली हमारी रिएक्शन होगी सब्स्टिट्यूट रिएक्शन। देखिए कैसे, और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूं तो देखो कार्बन यानी कि इसके पास में 4 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4, क्लोरीन भी कितने हैं, 2, यानी कि क्लोरीन क्लोरीन के बीच ये रहा। अब ये जो रिएक्शन यहाँ मैंने कराई तो इसका मतलब है ये जो बॉन्ड है यानी इस क्लोरीन और इस हाइड्रोजन ने यहाँ अपना बना लिया HCl। अब इस वाले हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई और इस वाले हाइड्रोजन की जगह खाली हो गई, तो यहाँ कौन अटैच हो गया, क्लोरीन। तो क्लोरीन यानी कि ये बन गया हमारा CH3Cl, क्या बन गया, CH3Cl। आई होप आपको ये सब्स्टिट्यूट रिएक्शन समझ में आई होगी। इसी तरीके के बहुत सारे आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस करा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये देखिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्या, डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या होते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट सबस्टेंस विच रिमूव्स वाटर फ्रॉम एथेनॉल, ठीक है ना। ऐसे सबस्टेंस जो वाटर को सोख लेते हैं, वाटर को रिमूव कर लेते हैं, ऐसे सारे के सारे सबस्टेंस हमारे क्या होंगे, वो हमारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होंगे। यानी कि यहाँ वाटर को किस में से, एथेनॉल में से हमने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया, तो ऐसे जो एजेंट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स। देखिए जरा ये क्या है, ये हमारे पास में एथेनॉल है, 2 कार्बन तो एथ, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट हैं तो एन, और पीछे ऑल, ये फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना। तो ये एथेनॉल है और एथेनॉल को किसके प्रेजेंस में, H2SO4 के प्रेजेंस में, H2SO4 की प्रेजेंस में जब अपन इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये देखिए, यानी कि ये हमको मिल गया, इसका नाम देखिए 2 कार्बन है तो 2 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा एथ, डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं तो ईन, इसका नाम हो गया इथीन। और यहाँ हमें क्या हो गया, रिमूव, यानी कि इसने ऊपर बोल दिया है रिमूवल ऑफ वाटर, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो वाटर को रिमूव कर दें तो वो हमारे क्या कहलाए जाएंगे, वो हमारे कहलाए जाएंगे डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स, ठीक है। कैसे ये H2O कैसे बन गया वो यहाँ देख लीजिए। तो मेरे पास में कार्बन है, उसके पास में 3 हाइड्रोजन है, तो ये 1 2 3,
यहाँ हमारा एक दूसरा भी जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन है, उसके पास में 2 हाइड्रोजन है, यानी कि 1 और एक 2, और एक ये है OH। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, तो ये वाला ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके यहाँ हमारा बना लेंगे क्या, H2O, यानी कि वाटर बना लिया। और ये वाला जो कार्बन है बैलेंस अपने आप को करने के लिए बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लेगा। कैसे बना लेगा, डबल बॉन्ड, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये देखिए, तो 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, ये देखिए, तो बॉन्ड आ गया डबल और हाइड्रोजन रिमूव, वाटर रिमूव हो गया। और जब भी वाटर रिमूव हो जाता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट कौन, H2SO4। और भी बहुत सारे होते हैं, इसके यूज होते हैं एंटीसेप्टिक की तरह, टिंचर आयोडीन है, ये सब क्या है, ये सब हमारे डिहाइड्रेट्स में यूज कर सकते हैं हम इनको। चोट वोट लग जाती है तो उससे वाटर रिमूव करने के लिए इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड with an alcohol, reaction of ethanoic acid with an alcohol in presence of few drops of concentration H2SO4 as a catalyst, है ना, given a sweet smell, यानी कि स्वीट स्मेल सब्सटेंस हमको मिलेंगे, इज नोन एज ईस्टर। जो हमको यहाँ मिला है, ये देखिए स्वीट स्मेल वाला, ये क्या है, ईस्टर। और इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एस्टरिफिकेशन। क्या अच्छी बात बोली है। देखिए ये हमारा क्या है, ये ठीक है, तो ये है हमारा एथेनोइक एसिड, 2 कार्बन है तो एथ, है ना, एथेनोइक एसिड। ये क्या है, ये है हमारा एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल है, तो ये इथाइल एल्कोहल है ना, इथेनॉल। ये हमारा क्या है, इथेनॉल, एल्कोहल है। इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4, ये देखिए H2SO4। और जब रिएक्शन कराएंगे तो हमको एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस मिलेगा और इसको बोलेंगे ईस्टर। ये देखिए ये दिया हुआ है ईस्टर। ईस्टर की पहचान क्या है, देखिए डबल बॉन्ड लगा है, C डबल बॉन्ड, ईस्टर। और क्या मिलेगा हमको, वाटर मिलेगा, ठीक है ना। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका नाम कमेंट बॉक्स में इसका नाम बताइए। देखिए इधर हमारा क्या जुड़ा हुआ है, इथाइल, और इधर भी इथाइल है। मैंने हिंट दे दी है, बता देना कमेंट बॉक्स में क्या है। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये ईस्टर होते हैं, है ना, स्मेल इनकी कैसी होती है, स्वीट स्मेल होती है, परफ्यूम वगैरह है ना, और जो फ्लेवर्स होते हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है ईस्टर का। आगे देख लीजिए फटाफट से। ये है हमारा सल्फोनी, है ना, सोपनिफिकेशन रिएक्शन। सोपनिफिकेशन रिएक्शन क्या है, स्पोनिफिकेशन। तो देखिए ज़रा इसमें क्या है हमारे में, तो रिएक्शन ऑफ ईस्टर्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो अभी ईस्टर हम पीछे बना के आए थे ईस्टर, इसको उसकी रिएक्शन किसके साथ करा देनी है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दो, यानी बेस के साथ करा दो। गिव एल्कोहल, क्या देते हैं हमको, एल्कोहल के देंगे, सोडियम सॉल्ट देंगे, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि हमको सोप देंगे। सीधी सीधी बात ये है। सोपनिफिकेशन रिएक्शन में हम क्या बोलेंगे, है ना, इसमें हमको सोप मिलेंगे, यानी कि ये है ना, और सोप मिलेंगे। और इसी रिएक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं, इसको जानते हैं स्पोनिफिकेशन रिएक्शन। देखिए जरा क्या है, जो ये ईस्टर, इससे पहले हमने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बनाया था, ये ईस्टर, और इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, और सोडियम साथ में रिएक्शन कराई है, तो ये हमको मिल गया क्या, सोप। ये हमको मिला है एल्कोहल, ये एल्कोहल है, और ये क्या है, सोप। ये क्या है, सोप। ये ईस्टर, NaOH, ओके, ईस्टर, ये क्या है, NaOH, यानी कि हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और ये क्या है H2 है ना, CH2 क्या लिख दिया, गलत लिख दिया बेटा, ये बैलेंस कर लेना आप इसको, है ना। ये हमारा क्या है, यहाँ हमारे क्या बनेंगे, एल्कोहल बनेंगे ये, ठीक है ना, एल्कोहल बनेंगे, यानी कि ये हमारा होना चाहिए, यहाँ से मैं बताऊँ आपको, ये है हमारा C2H5OH है ये, इसका नाम क्या है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये क्या है, इथाइल, है ना, तो ये जगह इथेनॉल, ठीक है ना। चलिए अब आगे चलते हैं, ये देखिए जितनी भी रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो मैं सब करा दे रहा हूँ। रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, यानी कि एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू राइज अ सॉल्ट। अपन को सॉल्ट देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड देंगे और क्या देंगे, वाटर देंगे। तो चलिए अब बात करते हैं किसकी, एथेनोइक एसिड की। तो ये है हमारा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड, और ये क्या है हमारा, ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। और इसकी हमने रिएक्शन करवाई, और रिएक्शन करवाते ही हमको क्या मिल गया, ये देखिए, रिएक्शन करवाते ही हमको एक सबस्टेंस मिल गया, यानी कि 2CH3COONA, CH3COO, यानी कि ये हमको मिल गया सॉल्ट। और जो भी हमारे जो सोप बनते हैं, जो साबुन है, वो भी हमारे क्या है, कार्बोक्सिलिक सोल्ट होते हैं। तो ये हमारा बन गया सोप, ये हमारी CO2 रिएक्शन निकल गई, गैस निकल गई, और ये हमारा वाटर निकल गया। ओके, यही इसमें बोला गया है। फिर नेक्स्ट ये देखिए, ये क्या है हमारा, ये है हमारा एथेनोइक एसिड, जो ये ऊपर था वही ये है। और इसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, ये रिएक्शन करा दी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, देखो H आ गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और जब भी हम किसकी, एथेनोइक की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कराएंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, यही हमको क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा, और सॉल्ट मिलेगा, वाटर मिलेगा, CO2 मिलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये सब हमारे क्या है, सोप हैं, क्या है ये, सोप साबुन। अभी आगे अपन पढ़ेंगे, चलिए देखते हैं जरा इसमें। अब आ गया सोप सोप के बारे में देखते हैं, सब बच्चे जानते हैं, ठीक है ना। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग चेन फैटी एसिड इज कॉल्ड अ सोप। यानी कि क्या है ये, यानी कि सोडियम और पोटेशियम वाले जो सॉल्ट हैं, जो बार बार यहाँ बन रहे थे सॉल्ट, ये वाले सॉल्ट देखिए जरा, CH3COONA, CH3COONA, यानी यहाँ Na की जगह पे अपन K भी लिख सकते हैं, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। ये देखिए, ये जो हमारे सॉल्ट बन रहे थे ये बार बार, ये हमारे सोप थे, ये इनकी रिएक्शन अपन फैटी एसिड के साथ में मिला करके इनको, और इसको सोप तैयार कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला क्या होता है सोप का, ये देखिए RCOONA, है ना, ये देखिए RCOONA, ये देखिए यहाँ देखिए CH3, R की जगह पे Ni एल्काइल ग्रुप, यहाँ रखते जाइए और आगे हमारे सोप बनते जाएंगे। ये सोप बनाने का मेथड है ये। चलिए आगे देखते हैं। अब बात आती है डिटर्जेंट की, है ना। अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन विद द फैटी एसिड इज कॉल्ड डिटर्जेंट। यानी कि वहाँ हमारे क्या थे, वहाँ जो हमारे सॉल्ट थे वो कार्बोनिक्स थे, ठीक है ना, ये वाले जो ये थे CH3COONA K वाले, ये सब। यहाँ क्या है, यहाँ और ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन बनेगी, और क्या है, अमोनियम सल्फोनेट जो सॉल्ट होंगे वो हमारे क्या बनाएंगे, लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ में कराएंगे, और वो बनाएंगे हमारे क्या, डिटर्जेंट। ये देखिए
ये देखिए S3ONA, यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। ये देखिए यहाँ इन्होंने बना दिया S3NSO3Na, यानी कि सल्फोनेट सॉल्ट। तो ये हमारे क्या हो गया, डिटर्जेंट। अब इन दोनों का डिफरेंस देख ले रहे हैं, ठीक है ना। और डिफरेंस देखने से पहले हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर देख लेते हैं। इजी इजी टॉपिक हैं, ठीक है ना, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं जो तुम लोगों ने नहीं पढ़ा हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है पूरी साल। रिवीजन के तौर पे बता दे रहा हूँ। वाटर इज डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप रैपिडली, है ना। हार्ड वाटर विच प्रोड्यूस लेदर विद सोप इज सॉफ्ट वाटर। अब देखिए इसमें क्या है, मैं बताता हूँ आपको। यानी कि जो अपन सोप यूज करते हैं वो सॉफ्ट वाटर के साथ में फोम बनाएगा, फैन बनाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैन बनाएगा। और जो सोप है वो हार्ड वाटर के साथ में फैन नहीं बनाएगा, ठीक है ना। यही बात यही बोला गया है कि वाटर इज दैट डू नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप रैपिडली इज कॉल्ड अ हार्ड वाटर। यानी कि जो रैपिडली नहीं बनाता है फोम को, जो फैन होता है उसका, उसको, ठीक है ना, तो वो तो होता है हमारा हार्ड वाटर। और रैपिडली बना लेता है वो होता है हमारा सॉफ्ट वाटर, ठीक है। हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू इन प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, क्लोराइड्स, सल्फेट सॉल्ट, कैल्शियम और मैग्नीशियम। यानी कि उसके जो हार्ड वाटर होता है उसमें इनकी क्या हो जाती है, इम्प्योरिटीज मिल जाती हैं। किस किस की इम्प्योरिटीज मिलती हैं, बाइकार्बोनेट की मिलती हैं, क्लोराइड की मिलती है ना, सल्फेट सॉल्ट की, किसमें, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये जो सॉफ्ट वाटर तो होता है उसी को हार्ड कर देता है, ठीक है ना। हार्डनेस कैसे दूर की जाती है ना, तो उसके भी मैंने आपको प्रोसेस बताए थे 2-3, तो वो आप मेरी दूसरी वीडियो हैं उनमें देख लेना, ठीक है ना। चलिए अब थोड़ा सा इन दोनों के डिफरेंस में बात करते हैं कि क्या क्या डिफरेंस होता है सोप में और डिटर्जेंट में। तो सोप इज अ सोडियम और पोटेशियम कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, अटैच विद अ लॉन्ग एलिफेटिक चेन। यानी कि जो हमारे सोप्स होते हैं वो सोडियम, पोटेशियम, है ना, जो हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनकी लॉन्ग चेन बना करके बनाया जाता है। जबकि डिटर्जेंट इज यूजुअली अ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अ लॉन्ग एल्काइल चेन टर्मिनेट विद द सल्फोनेट ग्रुप। यानी कि यहाँ एल्युमिनियम और सल्फोनेट ग्रुप भी क्या हो जाते हैं, हमारे ऐड हो जाते हैं। सोप आर प्रोड्यूस यूजिंग, है ना, सोप आर प्रोड्यूस यूजिंग नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। यानी कि सोप में हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट प्रोड्यूस होते हैं, जबकि डिटर्जेंट के अंदर हमारे सिंथेटिक जो इंग्रेडिएंट होते हैं वो डाले जाते हैं। सिंथेटिक यानी कि मैन मेड। सोप आर इजीली बायोडिग्रेडेबल। सोप होते हैं वो इजीली बायोडिग्रेडेबल हो जाते हैं, जबकि हमारे जो डिटर्जेंट होते हैं, सम डिटर्जेंट ही बायोडिग्रेडेबल होते हैं। यानी कुछ डिटर्जेंट ऐसे होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं हो जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आगे देखिए, सोप टेक टाइम टू गेट डिजोल्व इन वाटर। यानी कि सोप इजीली वाटर में क्या हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा डिजोल्व होने में टाइम लेते हैं, जबकि डिटर्जेंट टेक लेस टाइम एंड डिजोल्व फास्टर इन वाटर, ठीक है ना। और जो सोप होते हैं वो थोड़ा सा डिजोल्व होने में क्या लेते हैं, टाइम लेते हैं, जबकि जो डिटर्जेंट है इजीली क्या होते हैं, इजीली डिजोल्व हो जाते हैं। फिर दूसरी बात यहाँ पर और देख लीजिए, जो सोप है वो सोप सिर्फ और सिर्फ कैसे में, वाटर में, सॉफ्ट वाटर में काम करेगा, सॉफ्ट वाटर में। और जबकि जो डिटर्जेंट है वो हार्ड वाटर में भी आपको काम करेगा, हार्ड वाटर में भी, है ना, जो गंदगी है उसको साफ कर देगा। ये भी इनका मेन डिफरेंस है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अब देखिए एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के क्या क्या एडवांटेज होते हैं वो देखते हैं। तो द मेन एडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट ओवर सोप इज दैट सोप कैन नॉट बी यूज इन हार्ड वाटर। यानी कि सोप को हम हार्ड वाटर में यूज नहीं कर सकते हैं, है ना, क्या करने के लिए, वॉशिंग करने के लिए, किसी भी चीज को धोने के लिए। जबकि हार्ड वाटर रिएक्ट विद सोप टू फॉर्म अ क्लाउडी वाइट प्रेसिपिटेंट इज द स्कम। यानी कि अगर हम सोप को उसके साथ में यूज करते हैं हार्ड वाटर के साथ में, तो वाइट प्रेसिपिटेट यानी कि
है ना हमको मिलेगा, और एक स्कम टाइप का बना लेगा, चिपचिपा जो है ना, जो सबस्टेंस होता है। कभी आप गलती से कभी आपने साबुन वगैरह लगा लिया होगा हार्ड वाटर में, तो आपने फील भी किया होगा, ठीक है ना। और जबकि ऐसा डिटर्जेंट के साथ में बिल्कुल भी नहीं होता है। नेक्स्ट अब देखते हैं क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट एंड सोप, यानी कि जो सोप हैं वो कैसे अपना क्लीनिंग एजेंट दिखाते हैं। देखिए क्लीनिंग एक्शन सोप और डिटर्जेंट कैसे काम करते हैं, तो बोथ सोप एंड डिटर्जेंट कंटेन टू पार्ट, दो पार्ट में ये उसको क्या करते हैं, सफाई करते हैं। कौन कौन से दो पार्ट होते हैं, अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट विच है ना हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक यानी कि वाटर्स रिपेलिंग इन नेचर, एंड शॉर्ट आयोनिक पार्ट ऑफ द हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक होते हैं वाटर अट्रैक्टिंग इन द नेचर। यानी कि सोप के अंदर दो तरीके के हमारे एजेंट होते हैं, एक वो जो हाइड्रोजन उसको वाटर को रिपेल करेंगे, एक वो जो हाइड्रोजन को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब देखिए द हाइड्रोकार्बन्स पार्ट ऑफ द सोप, ठीक है ना, जो हाइड्रोकार्बन्स का जो सोप वाला पार्ट है, ठीक है ना, वो क्या करेगा, लिंक इटसेल्फ टू ऑयली डर्ट, यानी कि जो सोप का जो हाइड्रोकार्बन वाला जो पार्ट है वो ऑयली और डर्ट के क्या कर लेगा, उसको लिंक कर लेगा, अपने आप को जोड़ लेगा, जो हमारी गंदगी जो स्किन पे या जो हमारे कपड़ों पे जो चिपक जाती है, ठीक है ना, अपन ऑयल वगैरह स्किन पे लगाते हैं, उसी पे क्या होता है, डस्ट पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, वो उससे चिपक जाते हैं। ऐसे हमारे जो क्लॉथ्स होते हैं उनमें भी जो डस्ट पार्टिकल्स फंसे रहते हैं, वो भी इसी तरीके से है ना। तो ये जो हाइड्रोकार्बन वाला जो सोप वाला पार्ट है वो अपन को किसके साथ में, ऑयली और डर्ट पार्ट के साथ, ड्रॉप्स के साथ में अटैच कर लेता है, एंड आयनिक एंड द ओरिएंटेड इटसेल्फ टुवर्ड द वाटर, और उसको वाटर में क्या कर लेता है, फंसा के ऐसे पकड़ लेता है। ये देखिए ऑयल वाला पार्ट ये क्या कर लिया, फंसा लिया। फ्रॉम द स्पेरिकल स्ट्रक्चर, ये देखिए एकदम स्पेरिकल यानी गोल 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 स्ट्रक्चर बना लिया इन्होंने, ये देखिए बीच में ये गोल गोल स्ट्रक्चर यहाँ बना लिया, इज कॉल्ड अ मिसेल्स, ये मिसेल्स बन गया, यानी यहाँ ऑयल के जो डस्ट और पार्टिकल्स जिसको अटैच कर लेते हैं वो उसको बोलते हैं क्या, मिसेल्स। द सोप मिसेल्स हेल्प द डिजॉल्विंग द डर्ट इन द वाटर एंड वॉश आवर क्लॉथ, जो मिसेल्स बन रहा है इसी से क्या होता है, हमारे जो क्लॉथ्स हैं वो साफ हो जाते हैं, है ना। देखिए डर्ट पार्टिकल्स, ऑयल ग्रीस, ये देखिए ये बीच में फंस गया है, ये सोप के मॉलिक्यूल्स हैं ये, ठीक है ना। ये देखिए अब इसमें सोप में क्या है, तो जो सोप हैं वो हमारे होते हैं सॉल्ट, क्या होते हैं, सॉल्ट। और सॉल्ट क्या होते हैं, आपने देखा होगा RCOO, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, और जैसे ये वाटर में डिजॉल्व होगा, तो जैसे ही मैंने आपको बताया जब भी कोई भी सॉल्ट वाटर में डिजॉल्व होगा तो अपना पॉजिटिव पार्ट अलग ले जाएगा और नेगेटिव पार्ट अलग ले जाएगा। जैसे NaCl को अगर मैं डिजॉल्व करूं वाटर के अंदर तो ये हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इसी तरीके से जो Na वाले पोर्शन है, ये देखिए ये सब Na वाले हैं, ये सब Na है, ये Na पॉजिटिव। अब बच गया कौन, Na नेगेटिव, तो उसने यहाँ डर्ट को और उसको ट्रैप करके रखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और आगे देखते हैं इसी फिगर को, ये जो फिगर दिया हुआ है इसको थोड़ा सा और बड़े स्ट्रक्चर पे देखते हैं। ये देखिए ये रहा, यानी कि ये देखिए ये हमारा Na पॉजिटिव और बीच में ये क्या है, मिसेल्स, ये डर्ट पार्टिकल है, ऑयल वाला पार्टिकल्स है, इसने डर्ट को क्या कर लिया, ट्रैप कर लिया है, यानी कि जो ऑयल पार्टिकल्स होते हैं डर्ट को अपने अंदर फंसा लिया है यहाँ, है ना। ये देखिए ये रहा, और इसी को जब हम वाटर में ऐसे 2-3 बार मारेंगे तो ये वाटर में अपना स्ट्रक्चर बने पकड़ के रखेंगे उसको, तो जो डर्ट वाला पार्ट है वो अलग हो जाएगा, क्लॉथ क्या हो जाएगा अलग। ये डर्ट वाला पार्टिकल जैसे ऑयल और ग्रीस है, ये सोप के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, Na पॉजिटिव, ये यहाँ क्या होगा नेगेटिव, ठीक है ना, और ये वाटर है। आई होप आपको मेरा ये सेशन पसंद आया होगा, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम को देखते हुए मैंने बहुत जल्दी जल्दी कराया है क्योंकि बच्चों की डिमांड थी, क्विक रिवीजन चाहिए उनको, तो लगभग ये 4 से 5 दिन का टॉपिक था, तो मैंने ये लगभग 2 घंटे में कंप्लीट करा दिया होगा, ठीक है ना। तो ये आप रिवीजन कर लो, इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं तो मैं 1-2 दिन में
केवल और केवल क्वेश्चंस की वीडियो लेके आऊँगा, उसमें इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं सारे के सारे कवर कराऊंगा, ठीक है ना। तो चलिए जुड़े रहिए औरा कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ में। थैंक यू सो मच।